हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट मिशन जून 23, ठीक है। तो सबसे पहला वीडियो है मेरा फॉर एसएलसीएम, ठीक है। एसएलसीएम के दिसंबर 22 के सारे हम न्यूमेरिकल्स एंड केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस जो आए हैं वो हम इस वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। तो कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है, कैसे आंसर करते हैं, सारी बातों पे मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही आपको देखना है, ठीक है। अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप थोड़ा पोस्टपोन करो। जब आप रिवीजन स्टेज पे आओगे, आपका फर्स्ट रीडिंग अच्छे से कंप्लीट हो गया है, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखें, ठीक है। दिसंबर 22 के सारे क्वेश्चंस हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और फुल एनर्जी के साथ कैलकुलेटर उठा के मेरे साथ आपको बैठना है, ठीक है। अच्छे से बैठना है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट एक वीडियो में पूरा पेपर अच्छे से कवर हो जाएगा। डिफिकल्टी लेवल आपको पता चल जाएगी, कौन से इजी क्वेश्चंस हैं, कौन से मेरे हिसाब से टफ क्वेश्चंस हैं। मैं थोड़ा आपको उसमें भी मेरी ओपिनियन जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, फटाफट लाइक वाइक कर लीजिए, कमेंट वमेंट कर दीजिए, जो भी है, ठीक है। और मेरे साथ बैठ जाइए अभी कैलकुलेटर लेके, ठीक है। सजेस्टेड आंसर आईसीएसआई के ऑलरेडी अवेलेबल है, उसी से मैं आंसर मैच करके ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन मत लो, सारे आईसीएसआई के ही आंसर्स मैं इसमें बताने वाला हूँ अच्छे से। और एक आध जगह बस थोड़ा सा मेरा आंसर और आईसीएसआई का आंसर अलग आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। रेडी रेडी, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो दो आए हैं, ठीक है। दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का वेटेज रहा है, ठीक है। ये मिनिमम 10 मार्क्स के आ ही रहे हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और सिमिलर क्वेश्चंस ही आए हैं, कोई भी ऑफ बीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिसंबर 22 पेपर में नहीं आया है, जिसका आपको हमेशा डर रहता है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है दिसंबर 22 के पेपर में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहला है फॉर्चून म्यूचुअल फंड लॉन्च्ड अ स्पेशल स्कीम, द डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन बिलो। तीनों नंबर्स आपको दिए हुए हैं। एनएवी इज 14 रुपीज पर यूनिट, redemption price is 13.5 per unit and offer price is 14.75 rupees per unit and you are required to compute back end load and front end load, ठीक है। मतलब ये रिवर्स क्वेश्चन है, रिवर्स क्वेश्चन है। नॉर्मली क्वेश्चन क्या होता है, लोड दिए रहते हैं, आपको प्राइजेस निकालने होते हैं। इसमें प्राइजेस दिए हैं, आपको लोड निकालने, ठीक है। और कुछ नयापन नहीं है इसमें। अब इसमें मेरा थोड़ा सा आईसीएसआई से एक मिसमैच आता है या डिफ्रेंसिएशन आ जाता है, वो आता है बेस का, ठीक है। कि मेरे हिसाब से जो बैक एंड लोड का जो बेस होता है, परसेंटेज जो निकालते हैं ना, उसमें बेस यूज करना पड़ता है। मेरे हिसाब से वो बेस होता है एनएवी। एनएवी के बेस पे मेरे हिसाब से कैलकुलेट होता है बैक एंड लोड, ठीक है। बट आप आईसीएसआई का आंसर देखोगे तो आईसीएसआई ने रिडम्शन प्राइस के बेस पे वो कैलकुलेट किया है, तो इसीलिए मेरा आंसर और आईसीएसआई का आंसर हल्का सा डिफरेंट आएगा, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपको आईसीएसआई का बता रहा हूं, ठीक है। मैं आपके मार्क्स कट नहीं करवाना चाहता, ठीक है। जो आईसीएसआई का है भैया आईसीएसआई के हिसाब से चलो, बट मेरा ओपिनियन अलग है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। डिस्क्लोजर्स देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलो तो बोलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। आईसीएसआई के हिसाब से, ठीक है, क्या है बैक एंड लोड का फॉर्मूला। बैक एंड लोड का फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला है आपका एनएवी का, ठीक है। तो आपको थोड़ा फॉर्मूले को घुमा के निकालना है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था रिवर्स क्वेश्चन है। तो एनएवी इज इक्वल टू रिडम्शन प्राइस 1 प्लस बैक एंड लोड, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आईसीएसआई। तो इसमें अगर आप ध्यान दोगे, बेस जो है ना, बेस जो है वो इनडायरेक्टली ये बेस 1 होता है, ठीक है। अब ब्रैकेट में अब अंदर अगर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो वो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, रिडम्शन प्राइस। मतलब बेस इनडायरेक्टली आप क्या ले रहे हो, रिडम्शन प्राइस के बेसिस पे वो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो। बैक एंड लोड फ्रंट एंड लोड दोनों परसेंटेज में आपको कैलकुलेट करने होते हैं। तो इनडायरेक्टली इस फॉर्मूले के हिसाब से आप जाओगे तो आप रिडम्शन प्राइस का परसेंटेज ले रहे हो, ठीक है, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। बेस हमेशा एनएवी रहता है बैक एंड लोड का, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो इसमें देखो सब दिया है, एनएवी दिया है, रिडम्शन प्राइस दिया है, बस आपको बैक एंड लोड निकालना है।
इक्वेशन घुमा के परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो बोलो क्या आएगा। एनएवी है 14, रिडम्पशन प्राइस इज 13.5, ब्रैकेट में 1 प्लस ये अपन को निकालना है, तो इसको आप एक्स अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। बोलो क्या करेंगे, 13.5 को उधर भेजो, बोलो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 14 अपॉन 13.5। तो अब क्या करेंगे, 1 को उधर भेजेंगे, ठीक है। यहां 1 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू बोलो 14 डिवाइडेड बाय 13.5, ये आप निकाल लो, राउंड ऑफ करना पड़ेगा डेसिमल में, ठीक है। तो ये आता है 1.037, 1.037 और माइनस आएगा 1, ठीक है। तो ये आएगा 0.037 और इसको अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो आपको इनटू 100 करना पड़ेगा, तो वो आप करोगे तो इसको लिख सकते हैं दैट इज 3.7%, ठीक है। 3.7% आपका ये आएगा आंसर। चलो बढ़े आगे, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ। अब सेकंड में आपको निकालना है फ्रंट एंड लोड। बोलो फ्रंट एंड लोड में भी आप जो फॉर्मूला है वो आपको मतलब फॉर्मूला कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ये रूल नहीं है, आपको बस लॉजिक याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें फॉर्मूला होता है एनएवी इज इक्वल टू पब्लिक ऑफर प्राइस 1 माइनस फ्रंट एंड लोड, ठीक है। माइनस होता है जो पब्लिक ऑफर प्राइस है, ऑफर प्राइस जिसको आप कहते हो, उसमें से फ्रंट एंड लोड माइनस होता है और फिर एनएवी निकलती है और उस पर इन्वेस्ट होता है, ठीक है। बोलो तो क्या होगा, एनएवी है आपका 14, पब्लिक ऑफर प्राइस है 14.75, ठीक है, हमेशा ये ज्यादा होती है एनएवी से, और 1 माइनस फ्रंट एंड लोड, ठीक है। सेम बोलो क्या करेंगे, ये इधर आएगा 1 माइनस फ्रंट एंड लोड इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय, या जैसा भी करो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक स्टेप करते हैं, काफी बच्चों को एक्चुअली मैथ्स में ये दिक्कत होती है, ठीक है। तो बोलो क्या करेंगे, एक काम ये कर सकते हैं कि इसको यहीं रखो, इसको इधर भेजो, ठीक है, या बरोबर यही करते हैं, ये सबसे इजी रहेगा। बोलो 1 माइनस फ्रंट एंड लोड, ये एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 14.75, ऐसा हो जाएगा। अब बोलो, अब फ्रंट एंड लोड माइनस साइन में है, 1 को उधर भेजोगे तो माइनस साइन रह जाएगी, उससे बेटर क्या है, फ्रंट एंड लोड को उधर भेजो, फ्रंट एंड लोड को उधर भेजोगे तो माइनस साइन उधर जाके प्लस हो जाएगी, और 14 डिवाइडेड बाय 14.75 ये जो है ये आप इस साइड भेजो, समझ में आ रहा है। तो यहां माइनस है तो ये उस साइड प्लस हो जाएगी, यहां कुछ नहीं है मतलब प्लस है, वो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 1 तो वहीं के वहीं है तो उसमें कोई साइन चेंज नहीं होगी, तो 1 माइनस ये 14 डिवाइडेड बाय 14.75 निकाल लो, दैट कम्स टू 0.9492, राउंड ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू फ्रंट एंड लोड इधर आएगा पॉजिटिव साइन में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देयरफॉर फ्रंट एंड लोड इज इक्वल टू, बोलो कितना आएगा, ये आएगा 0.0508। सेम परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए इनटू 100 करेंगे तो उसी को लिख सकते हैं दैट इज 5.08%, ठीक है। ये सब अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, इनटू 100 ये काफी लोग, बेसिक मैथ्स है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो, दैट इज, ठीक है। इनटू 100 ऐसा लिखने की भी जरूरत नहीं है, डेसिमल को परसेंटेज में आप कन्वर्ट करते हो तो इनटू 100 करना होता है, ठीक है, इट्स अ बेसिक मैथ्स, ठीक है। तो ये आईसीएसआई के हिसाब से आंसर है, आप फॉर्मूले नोट कर सकते हो, फॉर्मूला अगर आपने सही ले लिया तो आईसीएसआई के हिसाब से आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। चलो देख लो अच्छे से, ठीक है। तो बेस जो मैं आपको बता रहा था ना, देखो इसको आप जब इधर उधर फॉर्मूले को आप करेक्ट कर लेते हो तो आप इनडायरेक्टली अगर ध्यान दो तो ये आपका देखो बेस है, देखो बेस क्या लिया गया है, इनडायरेक्टली बेस आप क्या ले रहे हो, बेस यहां पे 13.5 है विच इज रिडम्पशन प्राइस, ठीक है। तो आईसीएसआई के हिसाब से बैक एंड लोड में बेस क्या लिया गया है, रिडम्पशन प्राइस, और फ्रंट एंड लोड के केस में पब्लिक ऑफर प्राइस, ठीक है, जो कि सही है, ये सही है, पब्लिक ऑफर प्राइस के बेसिस पे ही वो
फ्रंट एंड चार्जेस निकाल के माइनस होते हैं और एनएवी निकलती है, ठीक है। तो ये सही है बिल्कुल, पर यहाँ मुझे प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से यहाँ पे एनएवी का बेस लेना चाहिए, ठीक है, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। रियल लाइफ में मैंने चेक किया है, ठीक है। बट अब आप एग्जाम दे रहे हो, गो बाय आईसीएसआई, ठीक है। मैं किसी के भी मार्क्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, ठीक है। पेपर चेकिंग आईसीएसआई के हिसाब से ही होगी, तो आईसीएसआई के सजेस्टेड आंसर में जो होगा भैया मैच तो वही होगा, तो रिस्क मत लो, ठीक है, रिस्क मत लो, तो आप इसी के हिसाब से चलो, ठीक है। चलो बढ़े आगे, बढ़े के आगे, लिख लो भले आप, पॉज करके लिख लो। खैर सजेस्टेड आंसर ऑलरेडी अवेलेबल है, सजेस्टेड आंसर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वो फाइल प्रिंट करवा लो, अपने पास रखो तो बेटर रहेगा, आखिरी में आपको भागा दौड़ी नहीं होगी। तो अलग से मैं पीडीएफ फाइल दे रहा हूं, आईसीएसआई के सजेस्टेड आंसर की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, ठीक है। चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन ये काफी इजी आया है, मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी इजी क्वेश्चन आया है, और कुछ भी खास टेक्निकल इसमें है नहीं, सब कंसेप्ट ड्रिवन है। कंसेप्ट अगर आपका इसमें क्लियर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ, क्या है, तरुण परचेसेस द फॉलोइंग यूरोपियन कॉल ऑप्शंस, ठीक है, ऑफ टीसीएस। यूरोपियन कॉल ऑप्शन में आपको पता ही होगा कि ड्यू डेट पे ऑप्शन मिलता है कि आपको एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है, ड्यू डेट पे, एट द एक्सपायरी ये ऑप्शन मिलता है यूरोपियन ऑप्शन में। ही ऑल्सो परचेसेस द फॉलोइंग यूरोपियन पुट ऑप्शन, ठीक है, कॉल ऑप्शन भी ले रहा है, पुट ऑप्शन भी ले रहा है, ठीक है। तो उसने टीसीएस कंपनी के कॉल ऑप्शन लिए हैं और एसीसी कंपनी के पुट ऑप्शन लिए, ठीक है। व्हाट डिसीजन ही वुड टेक ऑन एक्सपायरी इफ टीसीएस क्लोजेस एट 835 एंड एसीसी क्लोजेस एट 565, ठीक है। स्पॉट प्राइजेस आपको दिए हुए एट द एक्सपायरी ऑफ द ऑप्शन, ये प्राइजेस हैं, तो बताओ वो क्या करेगा ड्यू डेट पे, ठीक है, एट द एक्सपायरी वो क्या करेगा, और साफ साफ लिखा है इग्नोर प्रीमियम पे, ठीक है। प्रीमियम्स नॉर्मली हम लेके प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, तो वो थोड़ा मेरे हिसाब से फिर भी टफ हो जाता है। यहां तो कुछ आपको वो भी नहीं करना है, ना प्रॉफिट लॉस निकालना है, ना आपको प्रीमियम दिया हुआ है, आपको सिर्फ ये बताना है कि वो एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बोलो नंबर 1, टीसीएस का कॉल ऑप्शन उसने लिया था एट 830 रुपीज, ठीक है, ये उसने कॉल लिया हुआ है। कॉल का अब इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सोचते हैं मैं बहुत अच्छे से आपको बता देता हूं कि सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, देखो कंपनी का नाम, क्योंकि दो कंपनी है इसमें गड़बड़ हो सकती है, तो ध्यान देना है। टीसीएस की बात हो रही है, टीसीएस 830 कॉल, कॉल का मतलब क्या है, राइट टू बाय, कि मैं बाय कर रहा हूं। बाय करते वक्त क्या लॉजिक होता है, विच एवर इज लेस, कम में बाय करते हैं, ठीक है। तो जहां भी प्राइस कम होगी, ऑप्शन में प्राइस कम होगी तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूंगा, मार्केट में अगर प्राइस कम है तो मैं मार्केट में जाके लूंगा और ऑप्शन को लैप्स कर दूंगा। इतना कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बस आपको कंपेयर करना है कौन सी प्राइस कम है, क्योंकि आप कॉल ऑप्शन देख रहे हो। कॉल ऑप्शन क्या होता है, बाय, बाय कैसे करते हैं लॉजिकली, कम प्राइस पे, ठीक है। तो 830 में आप बाय करोगे या 835 में बाय करोगे, कौन सी कम प्राइस है, 830 कम है। 830 कहां प्राइस है, ऑप्शन में है, मतलब आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ऑप्शन एक्सरसाइज करके 830 में आप बाय करोगे रादर देन बाइंग एट 835 इन द मार्केट, ठीक है। तो तरुण will exercise the TCS 830 call option, ठीक है, as the option price is less than the market price, ठीक है, मार्केट प्राइस से कम है और हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा। लिख सकते हो दिस इज बेनिफिशियल टू हिम, और 5 रुपीज का एडवांटेज है वो भी आप लिख सकते हो, आपके ऊपर है कितना डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलो आगे, फिर है एसीसी 510 रुपीज पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या होता है, राइट टू सेल, मतलब हम बेच रहे हैं, बेचते क्या वैल्यू पे हैं, हायर प्राइस पे, ठीक है। बस ये बेसिक फंडामेंटल लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। पुट ऑप्शन है मतलब ज्यादा में बेचेंगे, जहां भी प्राइस ज्यादा होगी वो चीज करेंगे। बोलो 510 में बेचोगे या 565 में बेचोगे, विच एवर इज हायर, 565 ज्यादा है, मैं 565 में मार्केट में जाके बेचूंगा, ऑप्शन में 510 में कम में क्यों बेचूंगा, समझ रहे हो। तो मैं ऑप्शन को लैप्स करूंगा, 510 में नहीं बेचूंगा, उसको मना कर दूंगा, लैप्स कर दूंगा और बेचूंगा जाके मार्केट में 565 विच इज अ हायर प्राइस, ठीक है। तरुण
विल नॉट एक्सरसाइज, ठीक है, या लैप्स जो भी लिखो, विल नॉट एक्सरसाइज द ACC 510 पुट ऑप्शन एज, अब ये कोई भी एंगल से लिख सकते हो, अब इसमें ऐसा भी लिख सकते हो एज द ऑप्शन प्राइस इज मोर देन द मार्केट प्राइस, ऐसा भी लिख सकते हो, सॉरी क्या है, एज द ऑप्शन प्राइस इज लेस देन द मार्केट प्राइस, ठीक है, सेम देखो लाइन आएगी, लेकिन ऑप्शन उल्टे हैं, एक कॉल ऑप्शन था एक पुट ऑप्शन था, इसलिए डिसीजन भी उल्टे हैं। काफी बच्चे नहीं तो बोलेंगे सर आपने ऊपर भी ये लिखा है, पर ऊपर तो आपने एक्सरसाइज लिखा है, अरे ऊपर कॉल ऑप्शन था नीचे पुट ऑप्शन है, ऐसे कैसे शब्द को आप मिस कर रहे हो, समझ रहे हो, एग्जीक्यूटिव लेवल पे आके आप ऐसा ग्रेजुएशन लेवल का स्टडी नहीं कर सकते, कौन सा ऑप्शन है क्या लिखा है थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दे के वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं भी गलती कर दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं लाइन वही लिखूंगा ऊपर, लेकिन लिखूंगा एक्साइज क्योंकि कॉल ऑप्शन था, ठीक है, सस्ते में खरीदेंगे, ऑप्शन प्राइस कम है तो भाई सस्ता है तो खरीद लेंगे, ऑप्शन एक्साइज कर लेंगे, लेकिन बेचते समय कम प्राइस पे थोड़ी बेचूंगा, तो मैं उसको लैप्स करूंगा, ठीक है। तरुण विल नॉट एक्साइज द ACC 110 पुट ऑप्शन एज, रीजन सेम है, ऑप्शन प्राइस इज लेस, ठीक है, ऑप्शन प्राइस इज लेस देन द मार्केट प्राइस, ठीक है, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बस आप जो कहना चाह रहे हो वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर थर्ड है TCS 840 कॉल, ठीक है, कॉल मतलब राइट टू बाय, मैं बाय कर रहा हूं, अब मैं 840 में बाय करूंगा या 835 में बाय करूंगा, विच एवर इज लेस, तो मार्केट में वो सस्ते में मिल रहा है, 835 में ही जो चीज मिल रही है वो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करके महंगे में क्यों लूं, मेरा नुकसान हो जाएगा, तो मैं उसको लैप्स करूंगा और मार्केट में जाके बाय कर लूंगा, ठीक है। तो तरुण विल नॉट एक्सरसाइज द TCS 840 कॉल ऑप्शन एज ऑप्शन प्राइस, या स्ट्राइक प्राइस भी इसको आप कह सकते हो, स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, तो ऑप्शन प्राइस या ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस इज हायर देन द मार्केट प्राइस, ठीक है, और हम कॉल ऑप्शन कर रहे हैं ना, खरीद रहे हैं, तो महंगे में थोड़ी खरीदेंगे, ठीक है। चलो फिर फोर्थ पे आते हैं, ACC 520 पुट, बोलो ACC 520 पुट ऑप्शन है, पुट मतलब राइट टू सेल, अब मैं 520 में सेल करूंगा या 565 में सेल करूंगा, बोलो बोलो, ये पुट ही है, ACC ऊपर भी पुट था नीचे भी पुट ही है, ठीक है, ध्यान देना, तो ACC 520 पुट, मैं अब 520 में बेचूं या 565 में बेचूं, 565 में बेचूंगा, तो मैं जो 520 का पुट ऑप्शन है ये मैं लैप्स कर दूंगा, ठीक है। तरुण विल नॉट एक्सरसाइज द ACC 520 पुट ऑप्शन एज ऑप्शन प्राइस इज लेस, कम में क्यों बेचूं, इज लेस देन द मार्केट प्राइस, ठीक है। अब इसमें मैं आपको वही कह रहा हूं कि आप और डिटेलिंग ऐड कर सकते हो कि वो कहां से ले, अगर आप ऑप्शन लैप्स कर रहे हो तो आप लिख सकते हो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर हिम टू बाय फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। फिर अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप लिख सकते हो इट विल बी बेनिफिशियल टू बाय या सेल जो भी है फॉर बाय एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, आप ऐसा एक्सप्लेनेशन एक लाइन और लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इम्प्रोवाइज आप कर सकते हो, ठीक है, ये बेसिक आंसर है, इतना बेसिक आपको लिखना है। चलो समझ में आ रहा है, बढ़े आगे, चलो तो ये दो ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए थे, बहुत डिटेल से विद लॉजिक्स मैंने आपको बता दिया। चलो अब केस स्टडी टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। केस स्टडी टाइप में देखो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि भाई आपको क्लिक ही नहीं होता कि भाई ये क्वेश्चन क्या प्रोविजन पे है, क्योंकि कुछ केस स्टडीज ना बहुत ही अंदर 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 जो प्रोविजोज हैं या कुछ कुछ जो स्पेसिफिक सिचुएशन है उस पर आती हैं, और पढ़ते वक्त ना हम ध्यान ही नहीं देते, पढ़ते वक्त हम, मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चे, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम बच्चे पढ़ते वक्त केस स्टडी टाइप के हिसाब से पढ़ते ही नहीं है, वो शॉर्ट नोट्स भाई लिखते बैठो ऐसे वाले क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ते हैं, पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं, भाई 5.5, ठीक है, वो मैं भी कहता हूं 5-5 पॉइंट वो सब ठीक है, पर वो शॉर्ट नोट्स के हिसाब से होता है
कि भाई अगर सिंपल प्लेन क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट नोट आ गया तो वो ठीक है, पर आपका आधा पेपर केस स्टडी बेस्ड होता है, आधे से ज्यादा पेपर आपका केस स्टडी बेस्ड होता है। मतलब काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जैक्ट एक सिचुएशन पे बेस्ड होंगे, और लॉ उस सिचुएशन में क्या कहता है आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, गैस नहीं करना है भाई, एग्जैक्ट पता होना चाहिए। वो प्रोविजन, वो पूरा जो पैराग्राफ है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। रेगुलेशन नंबर नहीं पता चल जाएगा, ठीक है, उतना चलता है, एक एक रेगुलेशन नंबर आप याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। बस रेगुलेशन का पूरा नाम अच्छे से आपको पता होना चाहिए, वो आपको सही तरीके से कोड करना है। समझ में आ रहा है? तो पढ़ते पढ़ते मैं वही कह रहा हूं, मैं आपको यही मैं टिप्स दे रहा हूं, ठीक है, कि हाउ टू टैकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इन एसएलसीएम। पढ़ते पढ़ते ही करना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। अलग से मैं कितना भी करा लूं कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कहीं से कुछ भी आ रहा है। तो ये जो इंपॉर्टेंट ये वो सब बकवास होता है, ठीक है। जिन लोगों की पढ़ाई हुई नहीं है वो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर जिनकी पढ़ाई हो गई है, जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्लासेस लेके पढ़ रहे हैं, प्लीज ये फालतू शॉर्टकट्स के पीछे मत जाओ, ठीक है। जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं वो तो उनको मिलेंगे, डिमांड है तो सप्लाई होगा ही होगा। यू कैन नॉट ब्लेम एनी पर्सन, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो, आपने अच्छी खासी पढ़ाई कर ली है, आपका कवरेज बहुत अच्छा है, तो बस जब आप रिवाइज करोगे, अभी फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन आप करोगे, थोड़ा केस स्टडी के एंगल से भी पढ़ना कि कहां कहां कौन कौन से पैराग्राफ्स में कोई सिचुएशन को कवर किया गया है, कि ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, वैसा हुआ तो वैसा करना है। ऐसे पैराग्राफ्स को अच्छे से आप हाईलाइट कर लो और उसको थोड़ा सा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लो, क्योंकि डायरेक्टली हो सकता है उसी पे सिचुएशन पे क्वेश्चन आ जाए, और अगर वो सिचुएशन आपको वहां रिकॉल नहीं हुई तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी लिखोगे सीधे 0 मिलेगा। शॉर्ट नोट्स होता है भाई, आधा मार्क 1 मार्क चलो मिल जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी मैच हुआ, आपने लिखा है मैच हो रहा है तो आप आधा 1 मार्क तो मिल जाता है, बट केस स्टडी में नहीं मिलता। केस स्टडी में बिल्कुल एक्यूरेट आंसर लिखना पड़ता है, थोड़ा भी इधर उधर आपने लिखा तो मार्क्स कुछ खास मिलते नहीं है। तो इसीलिए कह रहा हूं पढ़ाई करने का थोड़ा तरीका आपको बदलना पड़ेगा, रिवाइज करते समय भी आप ये चीजें कवर अप कर सकते हो, आपके पास अभी भी टाइम है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, आ जाओ। पहला है प्रीतम लिमिटेड इज इन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज, ठीक है। जैसे वही कह रहा हूं, काफी लोग कहते हैं सर हमको समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन काय पे बेस्ड है। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने उसके बारे में वो चीजें कवर ही नहीं की है, मतलब कवरेज का इशू है। अगर चीज आप पढ़ी है, क्वेश्चन में इतने इंडिकेटर्स होते ही हैं कि आप उस प्रोविजन तक पहुंच पाओ। जैसे आपने पहली लाइन नहीं पढ़ी कि वो टॉप 100 लिस्टेड कंपनी में है, तो अगर आपने वो पूरा पढ़ा है, टॉप 100, टॉप 1000, टॉप 2000, ये सब अगर आपने वो टेबल पढ़ा है, आपको क्लिक होगा ही होगा, कोई चांस ही नहीं कि ना हो पाए। अगर वो नहीं हो रहा है मतलब आपने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं है, या उसको आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, कुछ तो इशू है, ठीक है, कुछ तो इशू है। तो आपको ध्यान देना है कि ये टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज में है, तुरंत क्लिक होना चाहिए कि टॉप 100 कंपनीज के लिए क्या स्पेशल कंडीशन थी कि भैया उनको एजीएम जो है वो 5 मंथ्स के अंदर होल्ड करनी होती है, विद इन 5 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फिर उनको 1 वे लाइव वेबकास्ट करना होता है अपने एजीएम का। याद आ रहा है कुछ? तो ये ऐसा क्लिक होना चाहिए, पढ़ा होगा तो क्लिक होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं क्लिक होगा, बहुत सिंपल फंडा है, ठीक है। चलो, तो 100 टॉप लिस्टेड कंपनी में है, ऑफ विच द फाइनेंशियल ईयर क्लोजेस ऑन 31 मार्च 2022। तो अगर आपको 5 मंथ्स का क्राइटेरिया पता है तो आप यहीं पे निकाल सकते हो कि क्या ड्यू डेट होगी, क्या लास्ट डेट अवेलेबल थी उनके पास टू होल्ड द एजीएम, ठीक है। तो मार्च से आप अप्रैल से गिन लो 5 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 31 अगस्त तक उनको मतलब प्रीतम लिमिटेड को एजीएम होल्ड कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। द कंपनी हैड इट्स एजीएम ऑन 10th सितंबर 2022। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं अच्छे से पढ़ो, अच्छे से चीजों को समझो, रिवाइज करो, पेपर इतना मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। एंड प्रोवाइडेड ई वोटिंग फैसिलिटी टू इट्स शेयर होल्डर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आता है, पहला आता है 5 मंथ्स का, दूसरा आता है 1 वे लाइव वेबकास्ट का, और तीसरा आता है कि भाई रिमोट ई वोटिंग का फैसिलिटी भी आपको देना होगा। और एक पॉइंट आता है, आई थिंक वो कॉमन ही होता है सबके लिए, आई थिंक कि वो वोटिंग रिजल्ट्स भेजने होते हैं 48 आवर्स या 2 वर्किंग डेज के अंदर, ठीक है। तो वो ऐसे 3-4 पॉइंट आपको एक क्लिक होने चाहिए। तो अब आपसे क्या पूछा है, नंबर 1, वेदर द एक्शन ऑफ प्रीतम लिमिटेड इज टीनेबल। अब प्रीतम लिमिटेड ने क्या किया है, उसने एजीएम होल्ड की है और उसने ई वोटिंग फैसिलिटी दी है,
तो ये उसका टीनेबल है क्या, मतलब उसने सही किया है क्या, एज पर लॉ एजीएम होल्ड किया है क्या, तो आंसर है नो, एक्शन ऑफ प्रीतम लिमिटेड इज नॉट टीनेबल। अब उसको जस्टिफाई करो कि टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज में जो आते हैं उनको विद इन 5 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर दे हैव टू होल्ड द एजीएम। हाउएवर प्रीतम लिमिटेड हैड होल्ड द एजीएम ऑन 10 September. However, the last date available as per the criteria is 31st August. So, Pritham Limited has not hold the AGM as per the SEBI regulations. So, the action is not tenable. ऐसा आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, फिर लिखा है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ एजीएम। तो यही हमने पढ़ा। प्रोसीडिंग्स मतलब क्या है भाई, आपको रिमोट ई वोटिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, फिर आपको वन वे लाइव वेबकास्ट करना पड़ेगा, टेलीकास्ट करना पड़ेगा, और आप वोटिंग रिजल्ट का भी इसमें लिख सकते हो। अब कुछ लिखा नहीं है, बस रिक्वायरमेंट्स बोला है, तो आप आपके ऊपर आप क्या क्या मेंशन करते हो, मिनिमम 1 या 2 पॉइंट आपको लिखने चाहिए। फिर है कैन प्रीतम लिमिटेड प्रोवाइड रिमोट ई वोटिंग। ठीक है, कैन पूछा है, दे सकती है क्या, दे सकती है क्या, देना पड़ेगा। अगर आप टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज में आते हो तो वो मैंडेटरी है टू प्रोवाइड रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो आंसर आएगा यस, प्रीतम लिमिटेड कैन एंड शैल, ठीक है, शुड जो भी लिखो, प्रोवाइड द ई वोटिंग रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी टू द शेयर होल्डर्स। और फिर है व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर सबमिटिंग द रिक्वायर्ड डिटेल्स टू द स्टॉक एक्सचेंज। बोलो स्टॉक एक्सचेंज का कॉम्प्लायंस क्या था, 48 आवर्स या 2 वर्किंग डेज, जो भी बोलो। आई थिंक उसमें चेंज आया है, मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, 48 आवर्स और 2 वर्किंग डेज में टेक्निकली कुछ खास फर्क नहीं है। तो आप 2 वर्किंग डेज भी लिख सकते हो कि 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द होल्डिंग ऑफ एजीएम आपको वोटिंग रिजल्ट्स स्टॉक एक्सचेंज को पब्लिश करना होता है, देना होता है। ठीक है, तो सिंपल है, पढ़ा होगा तो सिंपल है। अब जिसने भी 100 लिस्टेड एंटिटी वाला टेबल पढ़ा है, मुझे नहीं लगता उसको ये टफ लगेगा। और 100,000 और 2000 ये जो कॉम्प्लायंस का टेबल है, ये बहुत ही बेसिक है, ये बहुत ही बेसिक है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि आपके कवरेज के ऊपर है। ठीक है, तो ये मैंने दिया भी है, थोड़ा आपको दिखा भी देता हूं। ठीक है, अब मैं वही कह रहा हूं, रेगुलेशन नंबर देखो आप कोट नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, बस ये पूरा ऐसा एलओडी रेगुलेशंस प्रॉपरली लिखना है। काफी लोग ये ईयर में गड़बड़ करते हैं, वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, ईयर में गड़बड़ नहीं करना है, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखना है, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन कोशिश करो कि फुल फॉर्म्स लिखो, सेबी आईसीडीआर एलओडीआर सब उसको फुल फॉर्म में लिखो, तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। ठीक है, तो वो सब दिया है, देखो ये पूरा उन्होंने लॉ पहले दिया है, फिर उसको अप्लाई करके आंसर दिए। लॉ पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो पूरा पैराग्राफ जो है वो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई पहला क्या था, भाई रिमोट ई वोटिंग आपको देना पड़ेगा। ठीक है, टू ऑल शेयर होल्डर रेजोल्यूशन, और पहला कॉम्प्लायंस हो गया। ठीक है, फिर सेकंड एंड शेल सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ जनरल मीटिंग डिटेल्स ऑफ द वोटिंग रिजल्ट्स। ठीक है, इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय सेबी, ये सेकंड कॉम्प्लायंस। फिर है कि अगर आप टॉप 100 कंपनीज में हो तो आपको विद इन 5 मंथ्स होल्ड करना है। ठीक है, ऊपर के 2 जो पॉइंट्स है वो सारे लिस्टेड एंटिटीज पे, तो ऑब्वियसली 100 एंटिटीज पे भी आएगा। और नीचे फिर स्पेशल पॉइंट्स दिए हुए कि भैया 5 मंथ्स के अंदर आपको होल्ड करना है, 1 मंथ थोड़ा सा कम मिलता है फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एंड ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया, और फोर्थ पॉइंट हो गया वन वे लाइव वेबकास्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द एजीएम आपको वेबकास्ट करना पड़ेगा, वन वे। ठीक है, ये पूरा लॉ है, ये पूरा रेगुलेशन है। अब इसको अप्लाई करके आपको आंसर देना है। ठीक है, 10 इन व्यू ऑफ द अबव, ऊपर का रेगुलेशन अप्लाई करके क्या कहेंगे कि एक्शन इज नॉट टेनेबल। ठीक है, एक्शन इज नॉट टेनेबल, प्रीतम लिमिटेड शैल होल्ड इट्स एजीएम विद इन 5 मंथ्स, दैट इज 31st अगस्त। ठीक है, 31st अगस्त लास्ट डेट था, उन्होंने उसके बाद होल्ड की है, तो ये एक्शन टेनेबल नहीं है, नॉन कॉम्प्लायंस हो चुका है। ठीक है, फिर है टॉप 100 एंटिटीज के लिए क्या प्रोसीडिंग प्रोसीजरल क्या रिक्वायरमेंट्स थी, वन वे लाइव वेबकास्ट आपको टेलीकास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने देखो एक ही पॉइंट लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है, एक ही पॉइंट लिखा है, काफी है। ठीक है, और फिर है रिमोट ई वोटिंग दे सकते हैं क्या, यस दे सकते हैं, शैल, ठीक है लिखा ही देखो, शैल प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ रिमोट ई वोटिंग टू इट्स शेयर होल्डर मैंडेटरीली। लो ये भी लिख दिया, ठीक है, साफ साफ लिख दिया कि मैंडेटरी है, कैन नहीं है, ये तो शैल है। ठीक है, तो वो सब दिया है। और ये कैसे करेंगे, ई वोटिंग कैसे देंगे, तो वो सब जो कंपनीज एक्ट के रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे, कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 फॉलो करके आपको ये फैसिलिटी देनी है। और फिर है कितने समय के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज का कंप्लायंस करना है, 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ जनरल मीटिंग। ठीक है, कंक्लूजन से 48 आवर्स या 2 वर्किंग डेज के अंदर वोटिंग रिजल्ट्स आपको सेबी के फॉर्मेट में फाइल करना है। ठीक है, ये उसका कंप्लायंस है, सिंपल है।
ठीक है, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है, सब वही कह रहा हूं, बहुत ही स्पेसिफिक ऐसे पैराग्राफ उठा उठा के आपको पूछा गया है, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से प्लीज ना पढ़े, ठीक है, नहीं तो पढ़े ही ना, बेटर है, क्योंकि अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे सेम प्रॉब्लम होगी, 75 मार्क्स का ही पेपर आप छोड़ा पाओगे, फिर उसमें से वही 32 35 मार्क्स ही मिलेंगे। अगर आपको 45 50 क्रॉस करने हैं तो आपको कवरेज बढ़ानी पड़ेगी, पेपर 95 का आपको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, तो ही वो पॉसिबल है, ठीक है। 70 में से 50 55 60 बहुत कम लोगों को ही मिलते हैं जो बहुत अच्छी लैंग्वेज लिख पाते हैं, जो अच्छे से सब कर पाते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा रेयर होता है, कर पाते हैं लोग पर हर बच्चा नहीं कर पाता, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर ग्रेस aged 78 years was appointed as a non executive director, ठीक है, पंच वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है बस। एक है एज दी है तो उसका कुछ तो पर्पस होगा, फिर उसका कैटेगरी दिया है कि ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है और ये जो कंपनी है वो लिस्टेड कंपनी है। बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर ग्रेस एज द डायरेक्टर ऑफ PQR लिमिटेड। तो आपको क्लिक होना चाहिए, एज लिमिट पे याद है एक क्लॉज है, एज लिमिट पे एक क्लॉज है, याद आ रहा है क्या, कि 75 लिमिट एक होती है कि 75 के ऊपर आप अपॉइंट नहीं कर सकते, और फिर लिखा रहता है कि 75 के ऊपर कर सकते हैं अगर आप अप्रूवल लेते हो तो, अप्रूवल लेते हो तो हो जाएगा, ठीक है। अब अप्रूवल कौन सा चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अप्रूवल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो SR इन GM आपको पास करना होता है और यहां इन्होंने OR पास किया है। आ रहा है कुछ समझ में, रेगुलेशन याद आ रहा है, बता देता हूं, ये है देखो LODR रेगुलेशन, ठीक है, LODR पे ही पूरा क्वेश्चन है। 17(1)A रेगुलेशन 17 पूरा आपको आता है और 1A अलग से आता है उसके अंदर, जो इस पर्टिकुलर एज वाले पॉइंट पे बताता है, ठीक है, कि 75 के ऊपर कोई भी एज का डायरेक्टर आप अपॉइंट नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें एक्सेप्शन दिया होता है कि अगर आप SRNGM पास कर लेते हो तो आप 75 के ऊपर एज का भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। तो वो दिया हुआ है देखो, नो लिस्टेड entity shall appoint a person or continue the directorship of a person as a non-executive director who has attained the age of 75 years unless, ठीक है, मतलब पहले वो सीधे मना कर रहा है 75 के ऊपर अपॉइंट कर ही नहीं सकते, फिर अनलेस बोल के एक्सेप्शन दे रहे हैं, प्रोसीजर बता रहे हैं कि कब आप कर सकते हो, अनलेस SR स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास टू दैट इफेक्ट इन विच एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स टू द नोटिस, सब पता ही होगा आपको, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, नोटिस भेजते हैं SR के लिए और उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देते हैं और उसमें आपको जस्टिफिकेशन देना है कि क्यों आपको इतने हाई एज का पर्सन अपॉइंट करना है, क्या बेनिफिट्स होंगे कंपनी को इतने हाई एज के पर्सन को अपॉइंट करके, तो आपको जस्टिफिकेशन देना है, बेनिफिट्स बताने हैं, ठीक है। तो वो दिया है और इन्होंने अपॉइंट कर लिया है, ऊपर से OR पास करके किया है, तो अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है, ठीक है। SR की रिक्वायरमेंट थी, इन्होंने OR पास किया है तो काम चलेगा नहीं, इनवैलिड अपॉइंटमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर अलग से लिखना बहुत जरूरी है, काफी लोग ना ये सब लिख देते हैं, फाइनल आंसर ही नहीं लिखते। अरे भाई ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है कि स्टडीज में आपको फाइनल आंसर लिखना ही लिखना है कि क्लियर आपका आंसर क्या है, सिर्फ लॉ लिख के काम नहीं चलेगा, उसको अप्लाई करके फाइनल आंसर देना जरूरी है, उसमें मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखो फाइनल आंसर है दस इन द गिवन केस, ठीक है, ये सब ऐसा अप्लाई करने वाले सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। दस इन द गिवन केस द अपॉइंटमेंट ऑफ Grace as the non-executive director is not valid as SR is not passed, ठीक है, साफ साफ रीजन भी लिखा हुआ है, SR पास नहीं हुआ है इसीलिए अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है, ऐसा क्लियर फाइनल आंसर लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लियर है क्या, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का था। अब आप ही मुझे बताओ, ठीक है, लेंथ ऑफ आंसर, ये ICSI का आंसर है, मेरा आंसर नहीं है, ICSI का आंसर है, 5 मार्क के लिए सिर्फ इतना ही दिया क्योंकि है ही इतना, कंटेंट ही इतना है, अब इसके बारे में इधर उधर वाली बातें लिख भी नहीं सकते, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वो कंपोजिशन क्या है, वो सब लिख के फायदा नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है ना, समझ रहे हो। तो जितना है उतना ही लिखना है, 5 मार्क के लिए देखो इतना ही आंसर दिया है, क्लियर है। चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, The board of directors of Vijay Limited, a listed entity, proposes to issue swayed equity shares, ठीक है, swayed equity shares to Ganesh, an employee, ठीक है, एम्प्लॉई है, swayed equity shares दे रहे हैं। अब स्पेशल चीज क्या है, बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप,
ठीक है, एम्प्लॉय है और प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करता है। बस मैं वही कह रहा हूं, ऐसा पढ़ा और वो क्लिक होना चाहिए, तो ही आप केस स्टडीज को टैकल कर पाओगे। सर खुजा खुजा के अगर आप सोच ही रहे हो अरे यार क्या कहाँ पढ़ा था क्या पढ़ा था, मतलब आपकी रिवीजन लैकिंग है, एक रिवीजन लैकिंग है, दूसरा आपने टारगेटेड पढ़ाई नहीं की है। मैं वही कह रहा हूं, काफी लोग जनरलाइज्ड पढ़ाई करते हैं, एज इफ कि पूरा पेपर आपका शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट लिखते बैठो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नहीं आते यार, अब आते ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सब आज के डेट में वैलिड ही नहीं है। ये सब आपको 20 25 30 मार्क्स तक ही पहुंचा के रख देंगे। अगर आपको 40 45 50 क्रॉस करना है तो ये इंपॉर्टेंट का ना कंसेप्ट ही खत्म हो गया है। ये आपको पता होना चाहिए। जो बच्चे 3 3 4 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं ना, उनको पता है, पर वो आके कभी आपको बोलेंगे भी नहीं। जिनके पास एक्सपीरियंस है वो आके खुल के बता भी नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपनी कम्युनिटी में। तो यू हैव टू स्पीक अप, ठीक है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपने गलतियां की हैं, वो एक्सेप्ट करके बताना जरूरी है, ताकि आगे वाले लोग वो ना करें। ठीक है, वो कल्चर ही बंद करो, इंपॉर्टेंट 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 कुछ नहीं होता, कुछ भी उठा के कुछ भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो बारीकी पढ़ाई करो, और जहां जहां सिचुएशंस आइडेंटिफाई हो रही हैं उनको अलग करते जाओ, ताकि आप वो पेपर के पहले रिवाइज कर पाओ। ठीक है, तो ध्यान दो। तो ये आपको एक एक क्या कह सकते हैं, एक इंडिकेशन है कि ये क्वेश्चन काय के बारे में। ठीक है, तो आप स्वेट इक्विटी दे रहे हो, ऐसे एम्प्लॉय को दे रहे हो जो प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करता है। इसके लिए जो स्पेशल प्रोविजन है उस पे क्वेश्चन है। ठीक है, गणेश ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन। ठीक है, तो जब अलॉटमेंट के लिए मीटिंग हुई परमिशन लेने के लिए, तो गणेश जिसको ये अलॉटमेंट दिया गया है वो भी एज अ शेयर होल्डर, क्योंकि प्रमोटर ग्रुप में था, उसके पास भी शेयर्स थे और वो एम्प्लॉय भी था, तो उसने उसमें पार्टिसिपेट भी कर लिया। ठीक है, in the shareholders resolution for allotment of sweat equity shares. By referring to the relevant SEBI regulations, answer the following: can Ganesh participate in the resolution? ठीक है, कि क्या वो वोटिंग कर सकता है, क्या उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकंड, briefly explain the provisions of issuing sweat equity share under SEBI SBB SC regulation 2021 and when these regulations are exempted from enforcement in special cases. ठीक है, तीन अलग अलग चीजें हैं। तो पहला बताओ कि वो क्या वो पार्टिसिपेट करता है, कर सकता है, तो आंसर है नो। स्पेसिफिकली मना किया हुआ है कि अगर आप ऐसे एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हो जो प्रमोटर ग्रुप को भी बिलोंग करता है, तो स्पेसिफिक प्रोहिबिशन है कि ऐसा एम्प्लॉय जो प्रमोटर ग्रुप को भी बिलोंग करता है, जब उसको हम अलॉटमेंट देते हैं तो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप, पूरा जो प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप है, वो उस एजेंडा में, उस रेजोल्यूशन में वोटिंग नहीं कर सकता। स्पेसिफिक प्रोहिबिशन है। ठीक है, उसी पे क्वेश्चन है, तो नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है। तो आपको बस सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ही पास करना होता है, और जब वो वोटिंग होगी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की, तो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के जो पर्सन्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंपल आंसर है नो, ही कैन नॉट पार्टिसिपेट। फिर है ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजंस। ठीक है, अब इसमें आपकी श्रद्धा है कि आप क्या क्या लिखना चाहते हो। ठीक है, इसमें मेरे हिसाब से सबसे सेफ होगा बेसिक प्रोविजंस लिखना। बोलो, जब भी आप स्वेट इक्विटी सुनते हो तो आपको क्या याद आता है? आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि ये काय के लिए इशू किया जाता है, एम्प्लॉयज को किया जाता है, कुछ वैल्यू एडिशंस, ठीक है, आईपीआर के लिए। ठीक है, वो जो प्रॉपर उसकी डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हो। फिर इसके कुछ लिमिट्स होते हैं जो आप पढ़ते हो, एक फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है 15%, फिर एक क्यूमुलेटिव एट एनी टाइम की लिमिट है 25%। तो ये सब आप लिख सकते हो। जो जो एकदम बेसिक प्रोविजंस होती है ना, वो लिखना बेटर है। प्राइसिंग क्या होगी, ये क्या होगी, वो अकाउंटिंग क्या होगी, ये सब मत लिखो, वो बहुत ऑड हो जाते हैं, वो आपको शायद रिकॉल भी ना हो। ठीक है, बेसिक प्रोविजंस लिखने का। ठीक है, और फिर एक ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स वाला आपने पढ़ा होगा, ये हर रेगुलेशन में आखिरी आखिरी में ऐड हुआ है कि सेबी चाहे तो एग्जम्पशन दे सकता है ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजंस में से। काई के लिए? कुछ अगर आप टेस्ट कर रहे हो, टेस्टिंग के लिए एग्जम्पशन दिया गया है कि अगर आप कुछ टेस्ट कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर, कोई फीचर, कोई वेबसाइट, कुछ अगर आप सॉफ्टवेयर कोई टेस्ट कर रहे हो, इनोवेटिव कोई प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एग्जम्पशन कुछ फिक्स समय के लिए सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस दिया जा सकता है, और ये ऑलमोस्ट सारे रेगुलेशंस में अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं फटाफट आंसर क्या है, कैसे लिखने हैं। ठीक है, तो ये तो मैं वही कह रहा हूँ, ये आप एक्सपेक्ट मत करो कि आप याद रखोगे, बस रेगुलेशन के नाम प्रॉपर लिख लेने हैं।
आधे से ज़्यादा बार तो क्वेश्चन में ही दिए रहते हैं, तो आपको वो भी उसमें भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। बोलो, जो स्पेसिफिक देखो लाइन है वो आपको लिखना है कि इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर टू एम्प्लॉय हु इज अ प्रमोटर ग्रुप शैल बी अप्रूव्ड बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन बाय वे ऑफ सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से बस आपको ये करना है, और जब ये सिंपल मेजोरिटी लेने के लिए आप मीटिंग होल्ड करोगे तो उसमें प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप शैल नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है। साफ साफ मना किया गया है, तो इसलिए फाइनल आंसर क्या होगा कि गणेश पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। हेंस इन द गिवन केस गणेश बीइंग एन एम्प्लॉय बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द रेजोल्यूशन, ठीक है। साफ साफ फाइनल आंसर लिखना है, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द रेजोल्यूशन, क्योंकि स्पेसिफिकली मना किया है। फिर है कि प्रोविजंस बताओ, तो आप देखो कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारे हैं, मैं आपको 2-3 मेन वाले बता देता हूं। पहला देखो उन्होंने डेफिनेशन ही लिखा है, डेफिनेशन ही है कि मे इशू स्वेट इक्विटी शेयर टू इट्स एम्प्लॉइज फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ आईपीआर और वैल्यू एडिशन बाय व्हाट मिनिमम कॉल्ड, याद आ रहा है, ये डेफिनेशन है उसकी। फिर है कि आप लिमिट दी है, देखो 15% से ज्यादा नहीं कर सकते फॉर अ फाइनेंशियल ईयर इन अ ईयर, और आप एज ऑन अ डेट 25% से ज्यादा नहीं इशू कर सकते। मेरे ख्याल से तो इतना भी काफी है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। फिर वो सब दिया है कि भाई हर इशू में सेपरेट रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, कंबाइंड क्यूमुलेटिव रेजोल्यूशंस अलाउड नहीं है। फिर आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, ठीक है। और एक जो रेजोल्यूशन है उसकी वैलिडिटी 12 मंथ्स की होती है, 12 मंथ्स के अंदर आपको पूरा अलॉटमेंट कर देना है, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है आपको कितना लिखना है। और लास्ट जो हमने पढ़ा था, कुछ एग्जम्पशन वगैरह दे सकते हैं क्या, तो यस दे सकते हैं, ठीक है। मे एग्जम्प्ट एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्संस from the operation of all or any of the provisions of these regulation for a period as may be specified not exceeding 1 year। 12 मंथ से ज्यादा का एग्जाम्पशन नहीं दे सकते, काई के लिए, फॉर फर्दरिंग इनोवेशन, इनोवेशन के लिए दे सकते हैं, रिलेटिंग टू टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस सर्विसेज बिजनेस मॉडल एक्सेट्रा इन लाइव एनवायरमेंट ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट। तो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर, कोई वेबसाइट, कोई नया फीचर ला रहे हो, कुछ एक आप इनोवेशन ला रहे हो, इनोवेटिव प्रोडक्ट आप नया 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 ला रहे हो, और आपको डर लग रहा है कि अरे प्रोडक्ट वर्क करेगा कि नहीं, कुछ एरर तो नहीं आ जाएगा, फिर एरर आ गया तो मुझे कोई पेनल्टी तो नहीं बैठ जाएगी, कॉम्प्लायंस भी तो होता है ना। तो वो जो एरर होने का डर है जिसके वजह से आप पे कोई हो सकता है रेगुलेटरी एक्शन ले ली जाए, तो वो डर खत्म करने के लिए सेबी ने एग्जम्पशन दिया गया है कि अगर आप एक नया कुछ लॉन्च कर रहे हो और आप, और इनोवेशन को तो थोड़ा प्रमोट करना ही पड़ेगा, सपोर्ट करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए एग्जम्पशन दिए गए हैं कि कुछ कुछ जो कॉम्प्लायंसेस हैं, कुछ कुछ जो आपके खिलाफ एक्शन लेने के राइट्स हैं, वो 12 महीने के लिए मतलब एग्जम्पशन दिया जा सकता है कि आप टेस्ट करो, कोई बात नहीं है, आपके खिलाफ हम ज्यादा कुछ एक्शन नहीं लेंगे, ताकि आप कुछ ना कुछ नया बनाते रहो, ठीक है। तो ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का जो प्रोविजन है, ये ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द रेगुलेशंस में ऑलरेडी डाल चुके हैं, ठीक है। तो मतलब कोई भी क्वेश्चन में ये फाइनल आंसर, ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी गाइडलाइन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको लिखना यही है, बस रेगुलेशन का नाम बदलते रहेगा, बाकी ये जो है ना सेबी में एग्जाम, ये पूरा सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ये पूरा स्वेट इक्विटी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। अब ये भी देखो बहुत ही काफी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ये क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत अंदर अंदर का है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पर ये लिमिट पे क्वेश्चन है। अब लिमिट आपको याद होगी तो आप एक्यूरेटली इसको अप्लाई करके सॉल्व कर पाओगे, तो ये लिमिट बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रहा हूं लिमिट्स अलग से बढ़िया एक आप अपने हैंड राइटिंग में बना लो। आपको एक्चुअली किसी टीचर की जरूरत ही नहीं है, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो ना, आप सब खुद ही कर सकते हो। जबरदस्ती क्या है, टेका लेने की आदत हो गई आपको, खुद ही बनाओ ना, पढ़ते पढ़ते आप खुद ही पढ़ ही रहे हो। मुझे वही समझ में नहीं आता, जब आप इतनी मेहनत कर ही रहे हो, थोड़ी और मेहनत करके और इजी कर लो ना अपने आप के लिए, कस्टमाइज एक बढ़िया अपनी लिस्ट बना लो कि जब भी भाई मैं सेबी की रिवीजन करूंगा, जब भी पढ़ते पढ़ते कोई लिमिट आएगी मैं अलग से लिख लूंगा, बढ़िया एक 5-6 पन्ने का एक नोट्स बना लो, उसमें नोट करते जाओ, चैप्टर वाइज हर चैप्टर का एक एक पन्ना बनाओ, जब जब जहां जहां पढ़ोगे लिमिट आई वहां से अपने हाथों से बढ़िया लिख के कर दो, अपने हैंड रिटन नोट्स बना लो, क्या दिक्कत है। कोई अलग से एफर्ट मत मारो ना, पढ़ते पढ़ते ही जब आपको आएगा हर चैप्टर का एक पन्ना बनाओ और उसमें लिमिट नोट करते जाओ, बहुत इजी होता है, ठीक है। जबरदस्ती क्या है, सर देंगे तो ही अब वो होगा, अरे खुद ही बना लो भाई, किसी की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, सब आप खुद कर सकते हो। आ जाओ, फिर है एबीसी लिमिटेड इज अ सेबी रजिस्टर्ड सीआईएमसी, ठीक है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, सीआईएमसी,
इट हैज लॉन्च्ड अ सीआईएस, ठीक है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम है हर घर सपना, ठीक है, हाउसिंग की होगी ऑब्वियसली, एंड कलेक्टेड मनी फॉर एक्वायरिंग लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस. Due to sudden fall of real estate market, only 15 investors with a total subscription of 15 crore rupees applied in the scheme. 15 लोग आए, 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट आपने लिया, 1 करोड़ होगा पर एप्लीकेंट. Whether the company can run the scheme, give the answer with reference to the amended SEBI regulations. बोलो. तो इसके वही कह रहा हूं, देखो अब काफी लोग बोलेंगे सर हमको तो समझ में नहीं आ रहा पूछा क्या है. दिख ही रहा है ना कि ये क्वेश्चन लिमिट बेस्ड है कि 15 लोग हैं तो चलता क्या, 15 करोड़ ही कलेक्ट हुआ है तो चलता क्या, समझ रहे हो, इस पे ही क्वेश्चन है, और कुछ तो दिया ही नहीं है ना भाई, और क्या पूछा है, लिमिट बेस्ड क्वेश्चन है. तो आपको पता होना चाहिए कि क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है. अगर आपको सीआईएमसी चलानी है, सीआई स्कीम लॉन्च करनी है, तो उसमें आपने मिनिमम के क्राइटेरिया पढ़े होंगे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 20 करोड़. सब्सक्रिप्शन मनी जो कलेक्ट होता है वो मिनिमम 20 करोड़ कलेक्ट होना चाहिए एंड 20 इन्वेस्टर्स होने चाहिए. मिनिमम 20 इन्वेस्टर्स एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी जो कलेक्ट होता है दैट शुड बी 20 करोड़ रुपीस. अगर ये है तो ही आप अलॉटमेंट दे सकते हो, नहीं तो आपको पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा, आप स्कीम रन नहीं कर सकते, ठीक है. तो उसी पे ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है. अब जिन्होंने लिमिट पढ़ी नहीं है, पढ़ी है लेकिन याद नहीं आ रही, अरे यार वो 20 करोड़ था कि 25 था, अरे यार मेरे को तो 50 करोड़ लग रहा है, अरे यार वो 20 इन्वेस्टर्स था कि 100 था, या शायद कंपनीज एक्ट वाला वो 200 तो नहीं था, आप कंफ्यूज हो जाओगे. उसके लिए लगता है रिवीजन. लिमिट्स अलग से लिखोगे तो उसको 15-20 बार आप पढ़ सकते हो. 15-20 बार अगर आपने लिमिट्स पढ़ी होगी तो मुझे नहीं लगता कि आपको रिकॉल करने में कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है. तो जिसको बाय हार्ट लर्न करने में 15-20 बार पढ़ना पड़ता है तो पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है. 15-20 बार पढ़ना पड़ता है तो पढ़ना पड़ेगा, बस आप उसको सिंप्लीफाई करो. अलग से 10 से 12 पन्ने अगर आपके पास होंगे तो आप आराम से 15-20 बार पढ़ भी लोगे, कोई बड़ी बात भी नहीं लगेगी. प्रॉब्लम है एक जगह आपने लिखा ही नहीं है, ढूंढ ढूंढ के कितनी बार पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे ना, समझ रहे हो, प्रॉब्लम समझो. चलो तो सिंपल आंसर है, पहले आप पूरा रेगुलेशन लिख लो कि ईच सीआईएमसी शेल इमीडिएटली आफ्टर द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट comply with the following condition, namely number 1 minimum subscription 20 crore, मिनिमम इन्वेस्टर्स 20 एंड एक सिंगल पर्सन को 25% से भी ज्यादा नहीं दे सकते. नो पर्सन शैल होल्ड मोर देन 25% ऑफ द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ठीक है. तो वो भी है, सिंगल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा भी होल्ड नहीं कर सकता, 25% का लिमिट है, ठीक है. और फिर दिया है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, रिफंड करो पूरा पैसा, आप रख नहीं सकते, स्कीम को रन नहीं कर सकते. तो इंस्टेंट केस में क्या होगा, अप्लाइंग द अबव प्रोविजंस इट इज क्लियर that the conditions above are not fulfilled as the number of investors are 15 which is less than 20 and minimum subscription amount is 15 crore which is less than 20 crores and hence ABC Limited cannot run the scheme and has to refund the subscription money to all the investors. ठीक है, क्लियर है क्या, एकदम सिंपल है. जिसने नंबर या लिमिट्स पढ़ी होगी बहुत आसानी से, वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में आंसर आपको लिखना है, कोई बहुत टेक्निकल लैंग्वेज इसमें नहीं है. क्लियर है, बढ़े आगे, लेट्स प्रोसीड. फिर है निकुंज. निकुंज एट एन आईटी प्रोफेशनल फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज वॉज अपॉइंटेड एज एन आईडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपने अपॉइंट किया ऑफ अ लिस्टेड कंपनी. ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज ही रिजाइंड फ्रॉम द कंपनी 8 months बैक. समझ रहे हो, अब वही कह रहा हूं, डेटा प्रोसेसिंग चालू हो जाना चाहिए कि आपने पूरे सिलेबस में, अब पढ़ के ही लग रहा है कि ये एलओडीआर का ही होगा. लिस्टेड कंपनी जहां पे आया ऑलरेडी लिस्टेड है तो मेनली मोस्टली वो एलओडीआर पे मतलब ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के, बाकी में भी आते हैं बट एलओडीआर में बहुत ज्यादा आजकल आ भी रहे हैं, ठीक है. तो अगर आप देखोगे कि आईडी अपॉइंट हुआ है और आईडी ने रिजाइन किया है, इतने डेटा से ही आपको ऐसा प्रोसेसिंग चालू करनी पड़ेगी. यार आपने इसके बारे में क्या पढ़ा है, जो जो पढ़ा है वो प्रोसेसिंग में याद आना चाहिए कि अगर आईडी अपॉइंट हुआ है और रिजाइन हो गया है तो क्या क्या उसके बारे में आपने पढ़ा है. 2-3 पॉइंट्स आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट एक सिचुएशन पे है, जो अगर आप अभी अगली बार जब आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ते पढ़ते ही, वही कह रहा हूं, नोट करते जाओ कि कहां कहां सिचुएशंस हैं कि अगर किसी पर्सन को आईडी अपॉइंट किया गया है और उसने रिजाइन कर लिया है और अब उसी पर्सन को आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाना चाहते हो, ये एक सिचुएशन है और ये अलग से एड्रेस की गई है एलओडीआर के रेगुलेशन में. समझ रहे हो क्या सिचुएशन है, आईडी अपॉइंट हुआ है कोई पर्सन, फिर उसने रिजाइन किया एज आईडी,
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और फिर उसी पर्सन को, उसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाना चाहते हो। मतलब कोई बाहर वाला इंडिपेंडेंट पर्सन था, उसको अभी आप अपने घर वाला बनाना चाहते हो, उसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाना चाहते हो, मतलब मिलावट हो रही है, समझ रहे हो? तो इसमें झोल हो सकता है। इसीलिए रेगुलेशन क्या डाला है सेबी ने कि गैप होनी चाहिए। कोई भी आईडी अगर रिजाइन करता है तो अगर उसको आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाना चाहते हो, घर का चट्टा बट्टा बनाना चाहते हो, तो मिनिमम 1 ईयर की गैप होनी चाहिए। वो गैप प्रिस्क्राइब की गई है ताकि थोड़ा सा कुछ गलत होना होगा तो उसको रोका जा सके, ठीक है? तो 1 ईयर की गैप है, 12 मंथ्स की गैप प्रिस्क्राइब्ड है। और यहां लिखा हुआ है कि उसने 8 महीने पहले रिजाइन किया था, मतलब रेजिग्नेशन से अब तक 8 मंथ्स ही लैप्स हुए हैं, 12 महीने अभी तक लैप्स हुए नहीं है, और आपने 8 महीने लैप्स होने के बाद ही अपॉइंट कर लिया है, ठीक है? नाउ कंपनी डिजायर्स, अपॉइंट हुआ नहीं है, डिजायर्स टू अपॉइंट हिम एज अ ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट। अपॉइंट हुआ नहीं है, करना चाहती है, आपको बताना है कर सकते कि नहीं कर सकते, तो जवाब है नहीं कर सकते। 8 ही महीने हुए, मिनिमम टाइम गैप प्रिस्क्राइब्ड है 12 मंथ्स, तो आपको और 4 महीने मिनिमम इंतजार करना पड़ेगा, और जैसे ही 12 मंथ्स लैप्स होंगे उसके बाद फिर आप उसको एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। बहुत ही छोटे सिचुएशन पे आंसर आप देखोगे ना, एकदम चिल्लर छोटा सा आंसर होगा, समझ रहे हो? 4 मार्क का है, बहुत ही छोटा आंसर है, ठीक है? तो एग्जैक्ट सिचुएशन पे क्वेश्चन है। तो क्या सिचुएशन है आओ देखो, 25th रेगुलेशन पे जो आपने पढ़ा है ना, ऑब्लिगेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है? 25th रेगुलेशन है, उसके अंदर सब रेगुलेशन 11 में इस सिचुएशन को एड्रेस किया गया है। तो एज पर सेबी रेगुलेशंस, एलओडीआर रेगुलेशंस 25th सब रेगुलेशन 11, नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु रिजाइंस, ध्यान दो, नो आईडी हु रिजाइंस फ्रॉम अ लिस्टेड कंपनी शैल बी अपॉइंटेड एज अ ईडी और डब्ल्यूटीडी, ठीक है? ईडी या डब्ल्यूटीडी बना रहे हो तभी आएगा, कोई और दे रहे हो, पार्ट टाइम वार्ट टाइम दे रहे हो, तो फिर एक क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ कब अप्लाई होगा? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, और कोई भी पोस्ट पे आप अपॉइंट कर रहे हो तो ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, और पूरे ग्रुप में कहीं भी नहीं कर सकते। काफी लोग करते हैं ना, एक ग्रुप कंपनी से हटा के दूसरी में अपॉइंट कर लेते हैं, तो ये प्रोहिबिशन पूरे ग्रुप पे है। कोई भी ग्रुप कंपनी में आप आईडी हो तो कोई भी पूरे ग्रुप में कहीं भी आप एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 1 साल तक अपॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है? कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पूरे ग्रुप को कवर किया गया है। आप ईडी डब्ल्यूटीडी नहीं बन सकते ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, ऑफ इट्स होल्डिंग, ऑफ इट्स सब्सिडरी, ऑफ इट्स एसोसिएट कंपनी, और जो भी प्रमोटर ग्रुप कंपनीज होगी, पूरे ग्रुप कंपनीज कवर कर लिए हैं, अनलेस टाइम गैप आप लॉक इन, या क्या बोल सकते हैं उसको, लॉक इन बोलो, ठीक है? वो एक कूलिंग पीरियड, कूलिंग पीरियड कहते हैं इसको, तो कूलिंग पीरियड आपको दिया गया 1 ईयर का। अ पीरियड ऑफ 1 ईयर हैज बीन elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है? अब इस केस में क्या हुआ है? हुआ 1 साल नहीं हुआ है, सिर्फ 8 मंथ्स ही हुए हैं, तो क्या अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? और 4 महीने वेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इन द इंसिडेंट केस ओनली 8 months have elapsed from the resignation of Nikunj, hence the company can appoint Nikunj as a ED only after the expiry of 1 year as a from the date of resignation of the independent director, ठीक है? 1 साल के बाद ही अपॉइंट कर सकते हैं। आप 4 months भी लिख सकते हो, आज से 4 months, रेजिग्नेशन से 1 साल, ठीक है? तो छोटा सा आंसर है, 4 मार्क का है, छोटा सा आंसर है, क्लियर है? तो ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स पे अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? जहां जहां सिचुएशन को एड्रेस किया जा रहा है, ऐसे पैराग्राफ्स आपको येलो, वो हाइलाइटर लेते हैं ना, वो सब से हाईलाइट करना पड़ेगा। सिचुएशंस को अलग से हाईलाइट कर लो, हर रेगुलेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको सिचुएशंस मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है? तो वो सब आपको हाईलाइट करने हैं। हाईलाइट करने से क्या फायदा होगा? अलग से आपके पास होगा, अलग से होगा, कितने निकलेंगे? मैं बोल रहा हूँ चलो 100 निकलेंगे। कितने पैराग्राफ्स निकलेंगे? 100 निकलेंगे। 100 पैराग्राफ्स का मतलब क्या होगा? 50 पेज मैक्सिमम। 50 पेज आप 5-6 बार तो पढ़ ही लोगे, समझ रहे हो? तो केस स्टडी को कैसे एड्रेस करना है, वो 100 पैराग्राफ्स निकालो, उसको हाईलाइट करो या उसको अलग एक बुक में लिख लो, और उसको बार बार रिवाइज करते जाओ। पहले समझ लो पूरा, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। पहले वो सिचुएशन क्या है पहले समझो, इमेजिन करो, और उसमें क्या लॉ ने कहा है उसको इंटरप्रीट कर लो। समझा हुआ होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद फिर आप एक फ्रीक्वेंट इंटरवल पे उसको रिवाइज करते रहो, एग्जाम में रिकॉल हो जाएगा। क्लियर है? चलो भाई, लेट्स प्रोसीड, आगे आ जाओ। A listed company has appointed मिहिर as director on the board, ठीक है? डायरेक्टर अपॉइंट किया हुआ है।
द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हैज ऑलरेडी बीन हेल्ड प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट। चलो ठीक है, तो आपको बता दिया गया है कि कंपनी ने उसको अपॉइंट कर लिया है और जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हैज ऑलरेडी बीन हेल्ड प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, एक मीटिंग ऑलरेडी होल्ड हो चुकी है, तो इसको अपॉइंट करने के लिए मतलब जनरल मीटिंग होल्ड हो चुकी है तो डबल से नहीं की है, मतलब अभी भी जनरल मीटिंग में इसका अप्रूवल नहीं मिला है। तो ये किसने अपॉइंट किया हुआ है? डायरेक्टर्स ने, बोर्ड ने अपॉइंट किया हुआ है, और बोर्ड ऐसा कर सकती है। ठीक है, वही आपको लॉ का इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए कि इसमें क्या कंसेप्ट डाला गया है कि बोर्ड अपॉइंट कर सकती है। फिर बोर्ड पे एक मैंडेट डाला गया है कि इमीडिएटली नेक्स्ट जनरल मीटिंग और विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months विच एवर इज अर्लियर, उतने समय में अगर आपने बाद में भी मतलब अप्रूवल ले लिया, उसको कहते हैं रेटिफिकेशन। तो आप अपॉइंट कर लो, बोर्ड अपॉइंट कर सकती है, लेकिन उसके पास एक ये फिक्स टाइम होता है। एक फिक्स टाइम में अगर वो रेटिफिकेशन ले पाई, जिसको रेगुलराइजेशन भी कहा गया है, तो रेगुलराइज कर पाई अपॉइंटमेंट को, अगर बाद में भी जनरल मीटिंग अपॉइंट करके शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिल गया तो भी काम चल जाएगा, अपॉइंटमेंट वैलिड ही रहेगा। तो रेगुलराइजेशन कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान दो, व्हाट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू रेगुलराइज द अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो क्या अप्रूवल चाहिए? जो मैंने आपको बताया, टाइम लिमिट दी है, इमीडिएटली नेक्स्ट जो भी जनरल मीटिंग होगी और विद इन 3 months आपको मतलब विच एवर इज अर्लियर आपको रेगुलराइज करना है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना है जनरल मीटिंग में। ठीक है, तो ये रेगुलराइज हो जाएगा। फिर उसमें एक प्रोविजो आता है, उसमें एक सिचुएशन आती है कि अगर ये पर्सन वो वाला पर्सन है जिसको ऑलरेडी नकारा गया है, जिसको ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया गया है, पहले ऑलरेडी उसका वोटिंग हो चुका है, पहले वो डायरेक्टर बनना चाहता था, शेयर होल्डर्स ने उसको कंसिडर भी किया था, उस पर वोटिंग भी हुई थी, पर उसको रिक्विजिट अप्रूवल नहीं मिला, उसको रिक्विजिट मेजोरिटी ने हाँ नहीं बोला और इसलिए उसको हमने रिजेक्ट कर लिया था। तो वो रिजेक्टेड पर्सन जिसको शेयर होल्डर ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं, उसको वो डायरेक्टर नहीं बनाना चाहते, उसी पर्सन को बोर्ड अगर अपॉइंट कर रही है तो वो नहीं कर सकती। फिर उसमें रेगुलराइजेशन वाला क्लॉज अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी रिजेक्टेड पर्सन है। उसके लिए क्या फिर मतलब क्या कॉम्प्लायंस है? उसके लिए प्रायर अप्रूवल है कि रिजेक्टेड पर्सन को अगर आप अपॉइंट करना चाहते हो तो आपको शेयर होल्डर से पहले पूछना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी वो वैलिड होगा। और अगर वो पहले रिजेक्ट नहीं हुआ है, पहली बार वो डायरेक्टर बन रहा है, तो आप उसको बोर्ड डायरेक्टली अपॉइंट कर सकती है। बस फिर उसको रेगुलराइज कर लो, बाद में भी अगर आप जनरल मीटिंग होल्ड करके अप्रूवल ले लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका अपॉइंटमेंट ओरिजिनल स्टार्टिंग से वैलिड माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्सन ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है बाय शेयर होल्डर्स, तो ऐसे पर्सन में रेगुलराइजेशन का क्लॉज अप्लाई नहीं होता है, वहां पे प्रायर अप्रूवल का क्लॉज डाला गया है। ठीक है, तो एग्जैक्ट उस सिचुएशन पे क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट कहता है कि अप्रूवल कैसे लें रेगुलराइज करने के लिए, तो वो वही है भाई, नेक्स्ट जनरल मीटिंग और 3 months विच इज अर्लियर। और फिर देखो दिया है व्हाट विल बी योर आंसर इफ द अर्लियर अपॉइंटमेंट, ये अलग ही सिचुएशन दिया, ध्यान दो, ऊपर अलग है नीचे अलग है। इफ द अर्लियर अपॉइंटमेंट, ये जो ऊपर लिखा है ना हैज अपॉइंटेड, इफ द अर्लियर अपॉइंटमेंट ऑफ मिहिर एज अ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड वॉज रिजेक्टेड, कि ये पर्सन पहली बार अपॉइंट नहीं हो रहा है, पहले इसको कंसिडर किया जा चुका है, इस पे बाकायदा शेयर होल्डर ने वोटिंग भी की हुई है, एजेंडा आया था, बाकायदा मीटिंग में कंसिडर भी हुआ, पर वोटिंग में शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया, रिक्विजिट मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की नहीं मिली और इसलिए पर्सन पहले अपॉइंट नहीं हुआ था। तो फिर क्या होगा? तो ऐसे केसेस में शेयर होल्डर्स का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी वो अपॉइंटमेंट वैलिड होगा, वहां पे नॉर्मल रेगुलरेशन क्लॉज अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही प्रिसाइज क्वेश्चन है ये। चलो, तो यही पूरा आपको लिखना है, ये आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, LODR रेगुलेशन प्रोवाइड दैट listed company shall take the approval of shareholder for the appointment of a person in the board of directors as a manager, as a director or a manager. कब लेना है? Is taken in next general meeting or within a time period of 3 months from the date of appointment whichever is earlier. तो चल जाएगा, बोर्ड ने जो अपॉइंटमेंट किया है वो ओरिजिनल डेट से ही वैलिड माना जाएगा, शेयर होल्डर ने उनको अपॉइंट किया ऐसा माना जाएगा। समझ रहे हो? इन व्यू ऑफ अबव and since the general meeting has already been held prior to the appointment, company is required to hold a general meeting within 3 months to regularize the appointment. Immediate next meeting है ही नहीं ना, क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी हुई है, लिखा है ना, अभी भी हुई है, तो कोई शेड्यूल
नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगी नहीं, तो फिर 3 मंथ्स का क्लॉज अप्लाई हो जाएगा कि 3 मंथ्स के अंदर अब अलग से मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी। तो सर वो नेक्स्ट जनरल मीटिंग क्या है? वो शेड्यूल्ड मीटिंग है कि कोई और पर्पस के लिए भी जनरल मीटिंग हो रही है, उसी में एजेंडा घुसा के उसी में आप अप्रूवल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेट मीटिंग होल्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑलरेडी कोई अपकमिंग मीटिंग है तो, और कोई आपके अपकमिंग मीटिंग ही नहीं है तो फिर आपको सेपरेट इस एजेंडा को अप्रूव करवाने के लिए सेपरेट मीटिंग होल्ड करानी पड़ेगी। ठीक है, तो 3 मंथ्स के अंदर अगर कंपनी ईजीएम होल्ड करके अप्रूवल ले लेती है तो ये जो अपॉइंटमेंट है मिस्टर मिहिर का वो वैलिड हो जाएगा, रेगुलराइज हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड क्या था कि अगर कोई ऐसा पर्सन आप अपॉइंट करना चाहते हो जो ऑलरेडी पहले एक बार कंसिडर हो चुका है और बाकायदा रिजेक्ट हो चुका है बाय शेयर होल्डर्स, तो ऐसे पर्सन को अगर आपको फिर से डायरेक्टर के लिए कंसिडर करना है तो प्रायर अप्रूवल लगेगा शेयर होल्डर का। वहां रेगुलराइजेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, वहां प्रायर अप्रूवल का कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ है उसमें। ठीक है, प्रोवाइड्स दैट if the appointment or reappointment of a person including as a MD or WTD or a manager who was earlier rejected by the shareholder at a general meeting shall be done only with the prior approval, only with the prior approval of the shareholder। और उसमें पूरा आपको जस्टिफिकेशन भी देना है कि आप ऐसे पर्सन को फिर से अपॉइंट करना ही क्यों चाहते हो जिसको शेयरहोल्डर ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। समझ रहे हो? तो प्रायर अप्रूवल लेने के लिए जो मीटिंग रखेंगे और वो मीटिंग की जो नोटिस जाएगी वो नोटिस में आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है। ठीक है, नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है और बाकायदा जस्टिफिकेशन देना है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन देना है बाय नॉमिनेशन रेमिशन कमिटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर रिकमेंडिंग सच अ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, और क्योंकि इस केस में ऐसा हुआ नहीं है, कोई प्रायर अप्रूवल नहीं लिया गया है, तो अगर रिजेक्टेड वाला पर्सन है जिसको आप अपॉइंट करना चाहते हो तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, in case of earlier appointment of Mr. Mihir as a director was rejected, the appointment of Mihir requires prior approval of shareholders complying with the above mentioned regulation। ठीक है, तो आप मिस्टर मिहिर को तभी आप अपॉइंट कर पाओगे जब आप शेयरहोल्डर्स का प्रायर अप्रूवल दो। बाकायदा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि क्यों ऐसे पर्सन को आप फिर से अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट करना चाहते हो जिसको ऑलरेडी शेयरहोल्डर्स एक बार कंसिडर करके रिजेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ऐसे दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स है आंसर के। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या? लाइक करते जाओ, भूल गए होंगे पढ़ने में। चलो लाइक करते जाना। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC Limited is a public company listed on a stock exchange. Company declared a dividend in AGM held on 1st May 2020. However, the dividend was distributed on 5th June 2020. ठीक है, 1st May को डिक्लेयर हुआ है, 5th जून को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, वन ऑफ द शेयर होल्डर ज्योति मेड अ कंप्लेन ऑन स्कोर्स प्लेटफॉर्म ऑन 5th June 2022। ठीक है, ध्यान देना भैया, 2022 है, ये दोनों 2020 है। कंप्लेन हुई है 2 साल बाद 2022 में। आंसर द फॉलोइंग वेदर द एक्शन ऑफ कंपनी इज एज पर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, अब ये बहुत ऐसा रेयर क्वेश्चन है जो कंपनीज एक्ट पे बेस्ड है। ठीक है, काफी एक दो बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर काफी क्वेश्चन ना कंपनीज एक्ट के आए थे। अरे वो कंपनीज एक्ट के नहीं है, वो एलओडीआर के। एलओडीआर के क्वेश्चंस को कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन मान रहे हैं। अरे नहीं भाई, एजीएम के रूल्स इधर भी है, एजीएम के रूल्स उधर भी है, आईडी के रूल्स इधर है, आईडी के रूल्स उधर भी है, कमिटी के रूल्स इधर भी है, उधर भी है। अरे तुमको एलओडीआर पे क्वेश्चन पूछा है ना, तुमको कंपनीज एक्ट का थोड़ी पूछा है। बस ये एक ऐसा मैं कह रहा हूं, इसमें एक छोटा सा पार्ट ऐसा है जो कंपनीज एक्ट पे बेस्ड है और इतना बेसिक है वो कि क्या ही बताऊं कि डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद कितने डेज में पे होना चाहिए। तो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, 12th कॉमर्स में पढ़ाया जाता है, समझ रहे हो? 30 डेज याद आ रहा है कुछ? सेक्शन 123 से लेके 127 डिविडेंड प्रोविजंस पढ़ा होगा कंपनी लॉ में भी। ठीक है, तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन आपको उसको पे करना होता है। ठीक है, तो बस वो यहां पे अप्लाई करना है। वही पूछा गया है वेदर द एक्शन ऑफ कंपनी इज एज पर कंपनीज एक्ट, कि उन्होंने 1st May को डिक्लेयर किया और 5th June को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो क्या ये सही है? नहीं है। 30 डेज से ज्यादा टाइम ले लिया है कंपनी ने। 1st May पे अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो तो 30th May तक वो पे हो जाना चाहिए, पर आपने 5th June को पे किया है, तो ये एक्शन सही नहीं है और आपको पेनल्टी चार्ज होगी एज पर सेक्शन 127 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो अब इतना सेक्शन झाड़ने की जरूरत नहीं है, 30 डेज का क्राइटेरिया बस लिखना है और 30 डेज से ज्यादा है तो ये कंपनी का जो एक्शन है वो एज पर कंपनीज एक्ट नहीं है, सिंपल आंसर लिखना है।
और फिर पूछा है कैन ज्योति मेक अ कंप्लेंट टू स्कोर्स। अभी नॉन कॉम्प्लायंस हुआ है, नॉन कॉम्प्लायंस हुआ है तो इसकी कंप्लेंट हो सकती है। तो क्या वो ज्योति कंप्लेंट कर सकती है? यस ऑफ कोर्स कर सकती है कंप्लेंट। कितना समय होता है? 3 इयर्स। 3 इयर्स जब एक्शन लेना होता है वहां से 3 इयर्स के अंदर आप स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। और ज्योति ने कंप्लेंट फाइल की है 5 जून 2022। डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 5 जून को, 5 जून को ही कंप्लेन है, लेकिन 2 साल बाद, विद इन द टाइम लिमिट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर है व्हाट हैपेंस इफ अ इन्वेस्टर फेल्स टू लॉन्च द कंप्लेन ऑन स्कोर्स विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। 3 साल अगर निकल गए और किसी ने कंप्लेन ही नहीं की तो फिर क्या रास्ता है? तो बस कोर्ट में जाओ, अप्रोप्रिएट जो भी कोर्ट है वहां पे आप जाके केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, चलो बोलो। तो पहला क्या है? सेम, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन आपको पे करना होता है। तो कंपनी का जो एक्शन है वो एज पर कंपनीज एक्ट नहीं है, बस इतना ही लिखना है। उस पर क्या अब एक्शन लिया जाएगा वो सब भले नहीं भी लिखा तो भी चलता है, सिर्फ कंपनीज एक्ट का यहाँ पे कितना नॉलेज चाहिए होता है? 30 डेज का, बस। ठीक है, कोई देखो सेक्शन नंबर भी मेंशन नहीं है, सेक्शन नंबर का भी कोई इसमें रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, फिर ज्योति कंप्लेन कर सकती है क्या? यस, क्यों नहीं कर सकती? ज्योति कैन कंप्लेन टू स्कोर्स एज द कंप्लेन्स अराइजिंग आउट ऑफ द इश्यूज दैट आर कवर्ड अंडर सेबी एक्ट। ठीक है, पूरा कवरेज है, कंपनीज एक्ट भी कवर्ड होता है, सेबी एक्ट, सिक्रा एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन भी, जो कंपनीज एक्ट, सारे एक्ट कवर्ड हैं जो भी सेबी के दायरे में आते हैं, तो वो आपको, आप उसका कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब ये सब बताने की जरूरत नहीं थी। सेबी इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजाइन टू इन्वेस्टर टू लॉन्च द कंप्लेंट्स, पर ये सब एक्स्ट्रा दिया गया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब आप अवॉइड कर सकते हो। तो ऑल कंप्लेंट्स रिसीव बाय सेबी अगेंस्ट लिस्टेड कंपनीज एंड सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज आर डेल्ट बाय द स्कोर्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये दो लोग दायरे में आते हैं, लिस्टेड कंपनीज और इंटरमीडियरीज, ये दो के लिए आप स्कोर्स प्लेटफॉर्म में जा सकते हो। फिर कितना स्टिपुलेटेड पीरियड होता है? 3 इयर्स। 3 इयर्स तक आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। ठीक है, इन केस इन्वेस्टर फेल्स टू लॉन्च अ कंप्लेन विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ही मे डायरेक्टली टेक अप द कंप्लेन विद द कंपनी एंटिटी के पास डायरेक्टली आप अप्रोच करो, और मे अप्रोच अप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ जो भी अप्रोप्रिएट है आप वहां पे जाके केस फाइल कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो। ठीक है, सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है, पहले भी आ चुके हैं, तो आई थिंक ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। चलो बढ़े आगे, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़े के आगे, थम्स अप, बढ़े के आगे, फटाफट बताओ भाई। और एक बात बताओ, कमेंट करके मुझे ये बता दो कि यार जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, ये जो अलग से लिमिट बनाने के लिए कह रहा हूं, ये जो अलग से पैराग्राफ आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहा हूं, क्या आपको ये सही लग रहा है क्या? कि मैं कुछ मतलब अनरियलिस्टिक बातें तो नहीं कर रहा हूं? आपका क्या बोलना है? आप कमेंट करके बताइए, क्या आप ये करोगे? क्या आप एक्चुअली पढ़ते पढ़ते जब भी लिमिट आएगी आप सेपरेटली नोट कर लोगे? क्या पढ़ते पढ़ते जैसे आपको सिचुएशन आइडेंटिफाई हो जाए तो क्या आप उसको अलग से नोट करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? कमेंट करके बता दो भाई, तो मुझे थोड़ा समझ में आएगा कि मैं सही बता रहा हूं कि नहीं, आपको वो सही लग रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अंकुर ट्रेडेड इन शेयर्स ऑफ साइड्स जो भी है लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। Trading plan was approved by compliance officer on May 19, 2022. Ankur comes to know on July 2022 that this transaction involve UPSI. ठीक है, ट्रेड उसने कर लिया है, उसको बाद में पता चल रहा है कि इसमें UPSI इन्वॉल्व है, और उसका ट्रेडिंग प्लान जो है वो अप्रूव हुआ था बाय कॉम्प्लायंस ऑफिसर ऑन May 19, 2022। ठीक है, May 19 को अप्रूव हुआ, और ट्रांजैक्शन देखो कब किया है वो उसको पता ही नहीं है, मतलब दिया नहीं है। मैं इसलिए, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा था स्टार्टिंग में, बट मैंने आईसीएसआई का जो आंसर पढ़ा तो कुछ तो अज्यूम करके उन्होंने आंसर लिख दिया है। ठीक है, जैसे लिखा है अंकुर ट्रेडेड इन शेयर्स, इसकी डेट ही नहीं दी है कि ट्रेड कब हुआ है, यही नहीं दिया हुआ, ट्रेड कब दिया है दिया नहीं हुआ। फिर वो आपने जो आपका ट्रेडिंग प्लान है वो पब्लिक कब किया वो भी नहीं दिया हुआ, दो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो इन्होंने आई थिंक ऐसा अज्यूम कर लिया है कि जिस डेट पे अप्रूव हुआ है उसी डेट पे पब्लिक डिस्क्लोजर दे दिया होगा। ठीक है, ये मतलब फेयर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इन्होंने अज्यूम किया है कि जुलाई 20 को ही ट्रेड हुआ है, ऐसा उन्होंने मान लिया है, क्योंकि जबकि लिखा है अंकुर कम्स टू नो ऑन जुलाई 20 कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें यूपीएसआई इन्वॉल्व है।
ट्रांजैक्शन इस डेट पे नहीं हुआ है, उसको सिर्फ पता चला है कि इसमें यूपीएसआई इन्वॉल्व है, ट्रांजैक्शन कब हुआ है ये अभी भी नहीं दिया हुआ। समझ रहे हो? तो इसलिए मुझे पहले लगा कि थोड़ी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, बट स्टिल कुछ तो अज्यूम करके आईसीएसआई ने आंसर दिया हुआ है, जो मैं आपको भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो पूछा क्या है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द ट्रांजैक्शंस ऑफ अंकुर, मतलब ये वैलिड है कि नहीं आपको बताना है। तो इसमें भी आप चकरा जाओगे कि यार ये क्या पॉइंट पे पूछा है। ठीक है, कि भाई पब्लिक डिस्क्लोजर या जो अप्रूवल है ट्रेडिंग प्लान का वो हुआ है मई 19 को और ट्रांजैक्शन हुआ है जुलाई 20 को। इससे रिलेटेड क्या प्रोविजन हो सकता है ट्रेडिंग प्लान का? तो ट्रेडिंग प्लान का एक ही क्लॉज है जो डेट्स या ड्यूरेशन या पीरियड से रिलेटेड है, वो है 6 मंथ्स वाला। याद आ रहा है? पहला ही क्लॉज आता है कि शेल नॉट एंटेल कमेंसमेंट अर्लियर देन या प्रायर टू 6 मंथ्स फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान अप्रूवल से 6 मंथ्स के पहले आप ट्रेड स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब अप्रूवल या पब्लिक डिस्क्लोजर और कमेंसमेंट ऑफ ट्रेड एज पर द ट्रेडिंग प्लान, इसमें 6 मंथ्स की गैप बोली गई है, 6 महीने की गैप मिनिमम होनी चाहिए। इस केस में वो नहीं है। मई 19 को अप्रूवल हुआ है और अज्यूम हो रहा है कि पब्लिक डिस्क्लोजर भी मई 19 को आपने दे दिया होगा और जुलाई 20 को ही आपने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। गैप इज लेस देन 6 मंथ्स, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग मानी जाएगी। ये ट्रेडिंग प्लान के तहत एक्सेप्शन में कवर नहीं होगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, वायोलेशन माना जाएगा ये। क्लियर है? और फिर है ये जनरल क्वेश्चन है, व्हाट कंडीशंस आर अटैच्ड टू अ ट्रेडिंग प्लान। ठीक है, ये तो पूरी लिस्ट जो आप पढ़ते हो, जो मैंने आपको बताया 6 मंथ्स वाला भी उसी का कंडीशन है। फिर भाई आप ट्रेडिंग प्लान रिवोक नहीं कर सकते, फिर वो 12 मंथ्स से ज़्यादा मतलब लंबा नहीं हो सकता, लंबी लिस्ट है। ठीक है, आपको पता ही होगा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये पूरी लिस्ट आपको पता होगी। ठीक है, कि वो मार्केट एब्यूज के तहत नहीं होना चाहिए, उसमें मार्केट एब्यूज इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, 12 मंथ से कम नहीं होना चाहिए, सॉरी नॉट लेस देन 12 मंथ्स। ठीक है, फिर वो एक बार अप्रूव हो गया तो आप रिवोक नहीं कर सकते। और फिर क्या है, ये है नॉट क्लियर देन 6 मंथ्स। ठीक है, ट्रेडिंग आप 6 मंथ से पहले स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये सब 4-5 मेजर पॉइंट्स आप लिख सकते हो। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रेडिंग प्लान का रेगुलेशन काफ़ी लोगों को याद होता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये शायद आपको याद हो गया होगा, रेगुलेशन 5 ऑफ पीआईटी रेगुलेशंस। ठीक है, इनसाइडर शेल बी एंटाइटल टू फॉर्मुलेट अ ट्रेडिंग प्लान इन एडवांस and present it to the officer, compliance officer for approval and public disclosure, pursuant to which trades may be carried on in accordance with the plan। और उसको insider trading नहीं माना जाएगा। Such trading plan shall not entail the commencement of trading on behalf of insider earlier than 6 months from the public disclosure of the plan। तो एक्सेप्शन तभी माना जाएगा जब 6 मंथ से पहले आप स्टार्ट नहीं करोगे। 6 मंथ्स के पहले स्टार्ट कर दिया तो वो ट्रेडिंग प्लान में कवर नहीं होगा, मतलब वो एक्सेप्शन में कवर नहीं होगा, मतलब वो इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसा है, तो लिखा है देखो पूरा अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। इंस्टेड केस अंकुर ट्रेडेड इन शेयर्स एज पर द ट्रेडिंग प्लान अप्रूव्ड ऑन मई 19। ध्यान दो क्या लिखा है कि ट्रेडिंग प्लान अप्रूव हुआ था मई 19 बाय कॉम्प्लायंस ऑफिसर। Since in the given case Ankur comes to know on July 20 that this transaction involved UPSI, therefore such transaction is within the 6 months from the public disclosure plan is an insider trading transaction। Assumptions involved है, ठीक है, कि ट्रेड भी 20 जुलाई को ही हुआ है, पब्लिक डिस्क्लोजर भी मई 19 को हो गया है, ऐसा मान के विद इन 6 मंथ्स आ रहा है तो वो ट्रेडिंग प्लान में कवर नहीं होगा। ट्रेडिंग प्लान वायोलेट कर दिया है आपने, ऐसा माना जाएगा और वो इनसाइडर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन माना जाएगा। क्लियर है? पढ़ा होगा तो समझेगा, देखो। हाँ ठीक है, काफ़ी लोगों ने इतना डिटेल में पढ़ा ही नहीं तो आपको नहीं समझेगा। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। क्लियर है? बढ़े आगे। ये तो देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है पहले भी, रिपीट क्वेश्चन है, बस ये सिचुएशन बहुत थोड़ी बढ़िया आ गई है, घुमाने वाली आ गई है, सोचने पे मजबूर कर देने वाली सिचुएशन आई है, तो अच्छा लगा मुझे भी। सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं दी थी। चलो बढ़े आगे। अब ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ होता है और इस बार मैं एटलीस्ट वही कह रहा हूँ, कवर कर लो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, ध्यान दो। जोशी लिमिटेड इज अ लिस्टेड एंटिटी एंटर्ड इनटू अ ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी। ठीक है, लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में कि विथ रिलेटेड पार्टी दैट इज होश लिमिटेड आपने ट्रांजैक्शन किया है फॉर एन अमाउंट ऑफ 59 करोड़। ठीक है, 59 करोड़ का अमाउंट है ट्रांजैक्शन का, एंड साइमल्टेनियसली मेड अ पेमेंट ऑफ 10 करोड़ फॉर
ब्रांड यूज, ठीक है, ब्रांड यूज के लिए अलग से 10 करोड़ रुपीज आपने पे किया है. The turnover of Joshi Limited is 480 crores on a standalone basis and after considering the consolidation of subsidiary and associates is 610. अब अगर आपने ये प्रोविजन पढ़ा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, उसके जो लिमिट्स होते हैं अगर वो आपने पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी स्टैंड अलोन बेसिस का कोई काम है ही नहीं. सारे नंबर्स या परसेंटेजेस जो हैं स्टैंड अलोन के टर्नओवर के बेस पे नहीं है. तो ये जो नंबर है 480 ये आपके काम का नहीं है. ये पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाना चाहिए. सारे जो परसेंटेज है वो बेस काई के हैं, कंसोलिडेटेड टर्नओवर के बेस हैं. तो आपके काम का जो नंबर है वो है 610 करोड़. यू बीइंग अ सीएस ऑफ कंपनी, ठीक है, खुश हो जाओ, आपको सीएस मान लिया गया है. एडवाइस ऑन द फॉलोइंग, वेदर द ट्रांजेक्शन इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और नॉट. मतलब ये थोड़ा मुझे मजाक लगा, ये क्या पूछना चाहते हो. ऊपर आप ही बोल रहे हो कि वो रिलेटेड पार्टी है, विथ रिलेटेड पार्टी, और वो काय का 59 करोड़ है, आपने वो भी नहीं दिया है. भाई सेल का है, परचेज का है, क्या मतलब पैसा काय का है, दिया ही नहीं है. सिर्फ लिखा है कि आपने ट्रांजैक्शन किया है और आपने 59 करोड़ दिया है. अरे क्या ट्रांजैक्शन हुआ है वो तो बताओ, तो हम सोचेंगे ना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है कि नहीं. सिर्फ आप बोल रहे हो रिलेटेड पार्टी को पैसे दिए तो हम तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है मानेंगे ही ना बाय डिफॉल्ट. तो समझ में आ रहा है, सेल परचेज कुछ नाम ही नहीं दिया है ट्रांजैक्शन का. तो आपके पास हाँ बोलने के अलावा कोई चारा भी क्या है. आपको यस ही लिखना पड़ेगा, यस इट इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, लिखा है रिलेटेड पार्टी के साथ हुआ है. तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि वो जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसी में से ही कुछ किया होगा. समझ रहे हो. तो इसका आंसर आएगा यस. फिर है वेदर द पेमेंट मेड फॉर द ब्रांड यूज इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और नॉट. बोलो ब्रांड यूज के लिए जो 10 करोड़ रुपीज आपने अलग से दिया है ये रिलेटेड पार्टी है कि नहीं. यस, रिलेटेड ट्रांजैक्शन में ब्रांड यूज भी आता है, ठीक है, तो ये भी आंसर आएगा यस. ये तो लिखा ही है ना ब्रांड यूज, तो वो कवर्ड है तो आएगा. ऊपर तो दिया ही नहीं है कि ट्रांजैक्शन क्या है, अज्यूम कर लो कि कवर्ड है और दोनों आंसर यस आएंगे. बहुत सिंपल है, दो क्वेश्चन बहुत सिंपल है. यहां से अब थोड़ा भारीपन चालू होगा. व्हेन ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी आर मटेरियल इन अबाउ केसेस, ये जो मटेरियल का क्राइटेरिया है, लिमिट है, ये आपसे पूछा है कि कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मटेरियल कब माना जाता है, उसका लिमिट क्या है. तो नॉर्मल क्या रूल है, नॉर्मल लिमिट क्या है, 1000 करोड़ और आई थिंक 10%, 1000 करोड़ ऑन और 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड टर्नओवर विच एवर इज लेस. ठीक है, ये लिमिट है. तो यहां अप्लाई करो 1000 करोड़ और कंसोलिडेटेड टर्नओवर कितना है 610. तो 610 का 10% 61. तो 61 करोड़ और 1000 करोड़ विच एवर इज लेस 61 ही आएगा. ठीक है, 61 करोड़. अब 61 से ऊपर अगर अमाउंट जाता है साल भर का, इंडिविजुअल और क्यूमुलेटिव, सारे ट्रांजैक्शंस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस मिला के इंडिविजुअली और क्यूमुलेटिवली अगर वो एक्सीड करता है तो वो मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माने जाते हैं. ठीक है, और कोई ट्रांजैक्शन की डिटेल दी नहीं है. ठीक है, तो 61 करोड़ का लिमिट है, आपने कितना पे किया है 59 विच इज लेस देन 61, तो ये मटेरियल ट्रांजैक्शन नहीं है. फिर ब्रांड यूज का भी बताओ, क्योंकि यहां लिखा है अबाउ बोथ, तो पहले वाले के लिए क्या लिखेंगे, नो. क्यों, 61 की लिमिट है, एक्सीड हो नहीं रहे, 59 ही है. फिर ब्रांड यूज के केस में क्या होगा, ब्रांड यूज के लिए सेपरेट लिमिट है, पढ़ा होगा तो पता होगा कि एक अलग से प्रोविजो आता है, नॉट विथस्टैंडिंग ओवरराइड करता है कि अगर ब्रांड यूज का पैसा है तो कितना लिमिट होता है 5%, 5% ऑफ द कंसोलिडेटेड टर्नओवर. ठीक है, बस एक ही लिमिट है 5% ऑफ द कंसोलिडेटेड टर्नओवर. तो 610 करोड़ का 5% मतलब वो आएगा, मतलब 61 का भी आधा, 30.5, 30.5 का लिमिट होगा. 30.5 से ज्यादा ब्रांड यूज के लिए दिया हुआ है तो वो मटेरियल ट्रांजैक्शन माना जाएगा. इस केस में कितना दे रहे, ब्रांड यूज के लिए दे रहे हैं सिर्फ 10 करोड़, तो ये भी 30.5 करोड़ से कम है, तो ये भी मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा. ठीक है, दोनों में आंसर आएगा नो. फिर आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज ऑमनिबस अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी फॉर ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. ठीक है, अभी आपने पढ़ा होगा ऑमनिबस अप्रूवल. ऑमनिबस अप्रूवल क्या होता है भाई, अम्ब्रेला, क्या बोल सकते हैं, मतलब कंसोलिडेटेड अप्रूवल, मतलब लमसम इन एडवांस आप आने वाले ट्रांजैक्शंस के लिए पहले ही अप्रूवल दे रहे हो सब्जेक्ट टू कंडीशंस. ठीक है, तो वही आपसे पूछा है कि
ऑमनिबस अप्रूवल क्या होता है और उसके क्या कंडीशंस होते हैं, क्या ऑडिट कमिटी ऑमनिबस अप्रूवल दे सकती है? यस, दे सकती है, अलाउड है लॉ में, बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ठीक है, क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि उसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्या टाइप के ट्रांजैक्शंस के लिए आप अप्रूवल दे रहे हो, कितने अमाउंट तक का दे रहे हो और कितने समय के लिए दे रहे हो, और वो रिपीटेटिव इन नेचर होने चाहिए। सेम सेम ट्रांजैक्शन आप बार बार कर रहे हो, इसीलिए कॉम्प्लायंस बर्डन ज्यादा ना हो, बार बार अप्रूवल्स न लेने पड़े, क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन है, सेम कंसिडर करोगे, सेम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो बार बार क्यों करना है? एक अम्ब्रेला, एक क्यूमुलेटिव एक अप्रूवल दे दो, बट उसमें आप स्पेसिफाई कर दो क्या टाइप के ट्रांजैक्शंस के लिए वो रिपीटेटिव नेचर होना चाहिए, क्या पर्पस के लिए होना चाहिए और कितना अमाउंट या टाइम पीरियड इन्वॉल्व है, और वो 1 साल से ज्यादा लंबे समय के लिए आप नहीं दे सकते। ठीक है, ऐसे 4-5 बेसिक कंडीशंस हैं, वो भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। क्लियर है क्या? चलो तो आओ देख लो। तो पहला है जो मैंने बताया, एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन लिखा है, ट्रांजैक्शन का मतलब नेचर ही नहीं दिया हुआ, तो इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन लिखने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। फिर ब्रांड यूज यहाँ तो दिया हुआ है, ब्रांड यूज के ट्रांजैक्शन आते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में, तो ये दोनों बहुत सिंपल थे। फिर दोनों मटेरियल कब होंगे, तो नॉर्मल क्लॉज क्या है, रेगुलेशन नंबर आप याद नहीं कर पाओगे। नॉर्मल क्लॉज क्या है, ठीक है, कि ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड पार्टी इज कंसिडर्ड मटेरियल इफ द ट्रांजैक्शन टू बी एंटर्ड, जो आप एंटर करने वाले हो इंडिविजुअली और टेकन टुगेदर, जो भी प्रीवियस आप कर चुके हो उस साल में, एक्सीड्स 1000 करोड़ और 10% ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एज पर द इज लोअर। यही मैंने अप्लाई किया, 1000 करोड़ और 10% ऑफ 610 यानी 61, 1000 और 61 इज लेस यानी 61, तो 61 लिमिट आएगी। 59 ही दिया है और कोई ट्रांजैक्शन दिया ही नहीं है, तो हम 59 ही बस कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सब दिया हुआ है देखो। और फिर ये जो मैंने बताया ब्रांड यूज के लिए अलग से प्रोविजो है, नॉट विथ स्टैंडिंग द अबव। इंटरप्रिटेशन बताऊं पता ही होगा, नॉट विथ स्टैंडिंग द अबव, ऊपर को ये ओवरराइड कर रहा है कि भले हम ही कह रहे हैं 10% का लिमिट है, पर अगर ब्रांड यूज का पैसा है तो ये लिमिट अप्लाई होगी। ओवरराइड कर रहा है ऊपर के क्लॉज को, ऊपर मतलब जनरल क्लॉज है, नीचे स्पेसिफिक क्लॉज है ब्रांड यूज और रॉयल्टी के लिए, कि अगर आप पैसा रिलेटेड पार्टी को दे रहे हो फॉर ब्रांड यूज और रॉयल्टी तो उसकी लिमिट अलग होगी, वो होगी 5%, 5% ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर, एब्सोल्यूट नंबर नहीं है उसमें, 5%। ठीक है, तो 610 का 5% 30.5। ठीक है, अब अप्लाई करो कि भाई 610 आपका टर्नओवर है, तो थ्रेशोल्ड क्या आएगा, लिमिट क्या आएगी, 61 करोड़। ठीक है, नॉर्मल वाली। तो यहां पे और ब्रांड यूज के लिए कितनी आएगी, 30.5, 5% आएगी। ठीक है, और अब अप्लाई करो कि यहां पे 59 करोड़ का ही ट्रांजैक्शन हो रहा है विच इज विद इन द लिमिट ऑफ 61, इसीलिए मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, हैज नॉट एंटर्ड इनटू एनी अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अज्यूम कर रहे हो कि और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो भाई 59 इज विद इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ 61 एंड हेंस इट इज नॉट अ मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सिमिलरली ब्रांड यूज के लिए सिर्फ आपने 10 करोड़ ही दिया है विच इज लेस देन और विद इन द लिमिट ऑफ 30.5 करोड़, इसीलिए वो भी 10 इट इज नॉट अ रिलेटेड मटेरियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, सिंपल है तीनों। और फिर पूरा थ्योरी क्वेश्चन है कि ऑमनिबस अप्रूवल क्या होता है, तो यस ऑडिट कमिटी मे ग्रांट ऑमनिबस अप्रूवल सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। बोलो पहला क्या है कि वो रिपीटेटिव इन नेचर होना चाहिए और वो ओवरऑल जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की पॉलिसी होती है बोर्ड की, उसके दायरे में रह के ही होना चाहिए, उससे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। फिर है कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ लिस्टेड एंटिटी होना चाहिए, मतलब उसमें कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा अप्रूवल में कि ये क्या कौन कौन से रिलेटेड पार्टी के लिए आप दे रहे हो, क्या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, कितने समय के लिए कर सकते हो, कितने अमाउंट तक कर सकते हो, सब कुछ स्पेसिफाई करना है, लिमिट डालना है। फिर अगर कोई प्राइस या बेस प्राइस है या फॉर्मूला है तो कितना वेरिएट हो सकता है वो भी आपको बताना है, और कोई और कंडीशन भी आप लगा सकते हो। और फिर एक दिया है कि वेयर द नीड फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी फोरसीन, आप पता नहीं कर पा रहे हो कि यार फ्यूचर में कितने ट्रांजैक्शन होंगे, क्या होगा, कुछ जजमेंट नहीं ले पा रहे हो, तो एक लिमिट लगा सकते हो वैल्यू की विच इज 1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन, कि आपका जो अप्रूवल है दैट इज 1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन, उससे कम अमाउंट है तो ही आप वो कर सकते हो अंडर ऑमनिबस अप्रूवल। 1 करोड़ के ऊपर अमाउंट है तो ऑमनिबस अप्रूवल वैलिड नहीं होगा, आपको 1-to-1 स्पेसिफिक उस ट्रांजैक्शन का अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑडिट कमिटी से। ठीक है, और फिर है कि रिव्यू करो कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बरोबर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्वार्टरली बेसिस पे ऑडिट कमेटी को रिव्यू करने के लिए कहा गया है।
और फिर है कि ये वैलिड होगा नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है, मैक्सिमम 1 साल तक का ऑमनिबस अप्रूवल आप दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे 3-4 जो भी बेसिक पॉइंट्स आपको ख्याल में है आप लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। मेरे हिसाब से एवरेज स्टूडेंट को थोड़ा भारी गया होगा, ठीक है। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जाग रहे हो कि सो गए? चलो बढ़े, आई थिंक ये लास्ट ही है। यस लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, आंसर विथ रेफरेंस टू द सेबी रेगुलेशंस। नंबर 1, ABC Limited, a leading software development company, is having an outstanding paid up equity share capital of 20 crore as on 31st March 2021, ठीक है। 20 करोड़ का पेड अप इक्विटी कैपिटल है आपका। On 20th April 2021, it has issued Swed equity shares of 2 crore. कैपिटल है, इक्विटी है, ठीक है। फ्री रिजर्व दिए नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं है आप ऐसा अज्यूम कर लो। तो बेस जो है वो 20 करोड़ का है और आपने 2 करोड़ का 20 अप्रैल को इशू कर लिया है टू एलिजिबल एम्प्लॉइज, ठीक है, स्वेड इक्विटी। टू कंट्रोल द हाई एट्रीशन रेट, ठीक है, लोग जॉब छोड़ के जाते हैं उसको कहते हैं एट्रीशन रेट। इट इज प्लानिंग टू अलॉट फर्दर स्वेड इक्विटी शेयर ऑफ 2 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर, इज इट परमिसिबल अंडर द लॉ? ये आई थिंक सिंपल है, ठीक है, कि लिमिट पे क्वेश्चन है। लिमिट आपने पढ़ी है स्वेड इक्विटी की, बोलो कितनी है? एक फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है और एक एज ऑन डेट की लिमिट है। एज ऑन डेट के लिए पूछा ही नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर की लिमिट पे क्वेश्चन है और वो कितनी लिमिट है? 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, और कुछ दिया ही नहीं है तो बस वही नंबर आपको लेना पड़ेगा। तो 20 करोड़ का 15% विच कम्स टू 3 करोड़, कैलकुलेटर पे निकल के देखो, 20 इंटू 15% आएगा 3 करोड़। तो एक साल में 3 करोड़ का ही आप इशू कर सकते हो, जिसमें से आप 2 करोड़ ऑलरेडी इशू कर चुके हो और अब आप कितना और इशू कर सकते हो? 1 करोड़। लेकिन कंपनी कितना करना चाहती है? 2 करोड़। तो क्या कर सकती है? इज इट परमिसिबल अंडर लॉ? नो। मैक्सिमम 1 करोड़ फर्दर स्वेट इक्विटी कैन बी इशूड एज पर द लॉ, 2 करोड़ कैन नॉट बी इशूड, ठीक है। आप सिंपल लिख सकते हो, पूरी लिमिट पहले आप बता दो, 15% होता है, कैलकुलेट कर लो कि वो 3 करोड़ आता है, 2 करोड़ आप ऑलरेडी इशू कर चुके हो, माइनस कर दो और अब बैलेंस कितना अवेलेबल है? 1 करोड़ ही अवेलेबल है। तो और फर्दर 2 करोड़ आप इशू नहीं कर सकते, इट इज नॉट परमिसिबल अंडर द लॉ। फिर है, बहुत सिंपल है ये, मतलब डेफिनेशन पे, स्वेट इक्विटी की आपको पता ही होगा, डेफिनेशन अलग होती है एम्प्लॉय की। एसबीईबी में एम्प्लॉय की डेफिनेशन अलग है और स्वेट इक्विटी एसई रेगुलेशन में एम्प्लॉय की डेफिनेशन अलग है, ठीक है। तो ये एसई जो स्वेट इक्विटी है उसमें जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन है जो बहुत ही इजी है, उस पे ये क्वेश्चन है। याद आ रहा है कुछ? क्या होती है एम्प्लॉय की डेफिनेशन फॉर स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस? कि वो कंपनी का एम्प्लॉय है, वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ठीक है, कहीं भी हो चलता है। फिर डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर और नॉट पार्ट टाइम है, वो है कोई भी टाइप का डायरेक्टर है, सबको आप स्वेट इक्विटी दे सकते हो। समझ में आ रहा है? बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, तो उसी पे बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कैन अ कंपनी अलॉट स्वेट इक्विटी शेयर्स टू एन एम्प्लॉय वर्किंग आउटसाइड इंडिया विच हैज बीन डेप्यूटेड आउटसाइड इंडिया फॉर लास्ट 3 ईयर्स? अब आपको पता है ये टाइम लिमिट का कोई रेलिवेंस नहीं है, कंपनीज एक्ट में भी इसका अमेंडमेंट आ चुका है, टाइम लिमिट का कोई पाबंदी नहीं है, इन इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो सब चलता है। तो यस, आउटसाइड इंडिया जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं आपके लिए वो भी एलिजिबल हैं और उनको भी आप स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हो। तो आपको बस डेफिनेशन लिखनी है और उसके अप्लाई करके यस लिखना है। फिर लिखा है हिमांशु, अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अप्रोच द कंपनी फॉर अलॉटमेंट ऑफ स्वेट इक्विटी वेदर ही इज एलिजिबल। तो उसमें भी आपको डेफिनेशन लिखनी है कि डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, वेदर होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, होल टाइम है नहीं है, एग्जीक्यूटिव है नॉन एग्जीक्यूटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे टाइप के डायरेक्टर्स को आप स्वेट इक्विटी दे सकते हो, ठीक है। तो हिमांशु इज ऑल्सो एलिजिबल बीइंग अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और फिर है वेदर द कंपनी इज फ्री टू प्राइस फिक्स द प्राइस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, मतलब कुछ प्राइसिंग के गाइडलाइंस हैं या जैसे आईपीओ होता है आप अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड कर सकते हो, वैसा है। तो आपने पढ़ा है इसका प्राइसिंग अलग होता है, इसका प्राइसिंग अब क्या कर दिया गया है? प्रेफरेंशियल इशू से मैच कर लिया गया है कि आईसीडीआर रेगुलेशन में जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के आपके प्राइसिंग के नॉर्म्स हैं, अदर देन क्यूआईबी को अगर आप अलॉट कर रहे हो तो जो प्राइसिंग रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं अंडर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, सेम नॉर्म्स स्वेट इक्विटी पे लागू कर लिए गए। तो बस वो क्रॉस रेफरेंस दिया गया है, वो क्रॉस रेफरेंस ही आपको लिखना है।
प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जो पूरे प्राइसिंग गाइडलाइंस हैं वो सब आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ लिखना है कि आईसीडीआर में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए जो प्राइसिंग गाइडलाइंस है वो यहाँ पे अप्लाई होती है। ठीक है, मतलब फ्री टू प्राइस नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी प्राइस आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। देयर आर कंडीशंस टू डिसाइड द प्राइस। ठीक है, क्लियर है? बहुत सिंपल है। पहला तो बहुत ही सिंपल है, देखो कि भाई आप 15% ही कर सकते हो। ठीक है, और क्यूमुलेटिव लिमिट भी दी है 25, जो कि यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, नहीं भी लिखा तो चल जाएगा। तो कंपनी ने ऑलरेडी 10% इशू कर लिया है, 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 20, 10% ऑलरेडी इशू हो चुका है और फर्दर 10% इशू नहीं कर सकते क्योंकि वो 20 हो जाएगा। अलाउड इट 15 है। ठीक है, तो वो दिया है एज इन अ ईयर 15% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इज अलाउड फॉर द स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, फिर एम्प्लॉय की पूरी डेफिनेशन लिख लो, बहुत सिंपल है। एम्प्लॉय वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, डायरेक्टर होल टाइम और नॉट, सब अलाउड है, पूरी ओपन डेफिनेशन है। ठीक है, तो सब दिया हुआ है। कैन अलॉट टू अ पर्सन डेप्यूटेड आउटसाइड इंडिया, नंबर ऑफ ईयर्स का कोई वैसे भी उसमें काम है नहीं। फिर वेदर होल टाइम और नॉट, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो भी एलिजिबल है, कोई स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है ही नहीं इसमें। ठीक है, और लास्ट जो है कि प्राइसिंग फ्री है क्या? नहीं, कंपनी इज नॉट फ्री टू प्राइस द इशू। जो प्राइस स्टिपुलेशन है डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्राइसिंग रिक्वायरमेंट स्टिपुलेटेड अंडर प्रेफरेंशियल इशू टू अ पर्सन अदर देन क्यूआईबी अंडर सेबी आईसीडी रेगुलेशन, सेम रूल्स आप पे अप्लाई होते हैं। मतलब देर आर कंडीशंस, देर आर रेस्ट्रिक्शंस, देर आर मिनिमम प्राइसिंग गाइडलाइंस। तो कंपनी इज नॉट फ्री टू प्राइस द इशू, अपने मर्जी से अपने हिसाब से आप डिसाइड नहीं कर सकते प्राइस। ठीक है, सिंपल है। चलो, तो ये सारे क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल्स थे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस थे जो दिसंबर 22 के सीएस एग्जीक्यूटिव के पेपर में आए थे। सारे क्वेश्चंस हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, सारी बातें आपने नोट कर ली होंगी, सारे मेरे टिप्स नोट कर लिए होंगे, और कमेंट करके ज़रूर आप बताना मेरे टिप्स आप फॉलो करोगे या नहीं करोगे। एंड डू लाइक द वीडियो, बहुत एफर्ट मार के बहुत टाइम निकाल के सब कर रहे हैं। ठीक है, तो डू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विथ ऑल योर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स। ठीक है, सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स में ज़रूर आपको ये शेयर करना है, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप एक नए स्टूडेंट हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक पहुँच भी गए हो, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।